कहाँ से दिक्कत हो रहा है आपको? ठीक है, चलो देखें। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का ये क्वेश्चन सही था। रूसी क्रांति सोवियत संघ यही था सर। अरे भाई, रूसी क्रांति और सोवियत संघ पक्का? यही क्वेश्चन था और बुक में भी यही था, क्योंकि सोवियत संघ तो पूरा मिला के यूनियन था नहीं यूएसएसआर, उसका विघटन हुआ फिर रूसी क्रांति, तो यही क्वेश्चन था बुक में, यही था टॉपिक। चलो ठीक है, कोई नहीं। रूसी क्रांति 1917 के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हुई। इस क्रांति ने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गहरे स्थायी प्रभाव छोड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए दृष्टिकोणों को जन्म दिया। सही है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका। रूसी क्रांति सोवियत संघ की स्थापना 1922 में, ये सही है? 1922 में सोवियत संघ की स्थापना? नहीं सर, 1917 सोवियत तो खत्म हो गया था कब का? क्या हो गया था? ये डेट मुझे लगता है कि सही नहीं है, 1922 में तो नहीं हुआ होगा। कविता बोलती नहीं कैसे पता लगे कविता कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा? चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। फैक्ट को छोड़िए आप। नकारात्मक प्रभाव, अधिनायकवाद आया, मानव अधिकारों का हनन हुआ, शीत युद्ध हुआ, आर्थिक अक्षमता आई। सकारात्मक प्रभाव, उपनिवेशवाद, तकनीकी प्रगति, श्रमिक अधिकार, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव, वैश्विक स्तर पर समाजवाद का प्रचार हुआ। पूरी दुनिया में साम्यवाद और समाजवाद को वैकल्पिक विचारधारा के रूप में पहचान मिली। अफ्रीका, एशिया में सरकारें। ठीक है, ये बात सही है। श्रमिक अधिकारों का विस्तार, मजदूरों किसानों के एक आंदोलन ने बड़े ट्रेड यूनियन आंदोलन को बदल दिया। ये बात भी सही है। शिक्षा, मनोवैज्ञानिक विकास पर जोर, यूएसएसआर ने वैज्ञानिक तकनीक और शिक्षा क्षेत्र में काफी उन्नति की। महिलाओं के अधिकार, यूएसएसआर ने महिलाओं को समान अधिकार दिए जो वैश्विक विमर्श में शामिल हुए। सही बात है। औपनिवेशिक आंदोलन के परिणाम, भारत, वियतनाम, चीन जैसे, ये म्यूट करो किसकी तरफ से होना है, चीन जैसे देशों में समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रभावित किया। सामाजिक न्याय और समानता के प्रयास, समानता को बढ़ावा और जातीयता, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत पर दबाव, नेहरू सुभाष चंद्र विचारधारा से प्रभावित मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना से प्रेरित हुए। नकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक अधिनायकवाद और दमन, स्टालिन युग में लाखों लोग गुलाम में आए गए। क्या है ये? गुलाम में भेजे गए, गुलामी में भेजे गए, ऐसा कुछ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता, राजनीतिक विरोध को कुचला गया। शीत युद्ध, हथियारों की होड़, यूएसए बनाम यूएसएसआर की वैचारिक प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध को जन्म दिया। वियतनाम कोरिया युद्ध। सही है। आर्थिक नकारात्मकता, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विफलता, उत्पादकता में गिरावट आई। मानवाधिकार, बंद कर दिया था। नीचे से बंद करके जाया करो। ठीक है। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव था। दोधारी तलवार की भ्रांति, इसने जहां सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार, दक्षता में प्रेरित किया, तो वही तानाशाह प्रवृत्ति वैश्विक दूरीकरण को जन्म देता था। वैश्विक दृष्टिकोण से क्रांति प्रेरणा और चेतावनी दोनों को स्रोत बनी। ठीक है। ऊपर सही था सर, डेट 1930 दिसंबर 1922 को ही सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। सही है, सही है फिर। ठीक है, आपने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा है। अगर 15 नंबर क्वेश्चन मानोगे तो 7.5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरे प्राची के तुलनात्मक अध्ययन, तो यही याद रखना इसमें समानता क्या थी और असमानता के तत्व क्या थे, दोनों आपको लिखने थे इसमें। 18वीं 20वीं शताब्दी के दो प्रमुख क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति का नेतृत्व न केवल अपने देशों में अपितु वैश्विक स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें समानता और भिन्नताएं दोनों देखी जा सकती है। तुलनात्मक अध्ययन, पक्ष या उसका आधार क्या था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। वैचारिक आधार अलग से इसका था स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, उदारवाद और लोकतंत्र का राजशाही अंत। यहाँ क्या था? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राजशाही अंत। प्रभावी क्षेत्र क्या थे? यूरोप और अमेरिका। यहाँ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका थे। कारण क्या था? सामाजिक असमानता थी, तीन वर्ग प्रणाली थी, राजशाही अत्याचार था, आर्थिक संकट और भूखमरी थी।
बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, देखो तुलनात्मक अध्ययन ऐसे ही लिखा जाता है। जार की निरंकुशता प्रथम, विश्व युद्ध प्रभाव, आर्थिक बदहाली और कृषकों की दुर्दशा, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलनों को वैचारिक प्रेरणा जैसे भारत, औपनिवेशिक देशों में समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलनों में बल, चीनी क्रांति, क्यूबा क्रांति, वैश्विक आंदोलनों पर प्रभाव, मानव नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्थापना को बल, कम्युनिस्ट और समाजवादी आंदोलनों का उदय चीन में, शीत युद्ध की भूमिका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा लोकतांत्रिक विचारों का, प्रत्यक्ष यूएसआर बना यूएसए का वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव, राजशाही का अंत, लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की अवधारणा का प्रसार, पूंजीवादी शासन की आलोचना शीत युद्ध के तहत समाजवादी बनाम पूंजीवादी ध्रुवीकरण हुआ, आर्थिक प्रभाव, सामंती व्यवस्था की समाप्ति का विचार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वैचारिक समर्थन, राज्य नियंत्रित योजना आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल उभरा और नव स्वतंत्र देशों से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएगी। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सामाजिक प्रभाव, समानता और मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास हुआ, धर्मनिरपेक्षता बल जैसे भारत में, वर्ग संघर्ष को वैधता, श्रमिक और कृषक आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला, दीर्घकालिक प्रभाव, मानवाधिकार लोकतंत्र की नींव रखी, यूरोपीय राष्ट्रवाद को जन्म मिला, ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण, शीत युद्ध और वैश्विक वैचारिक टकराव उत्पन्न होना, नेतृत्व मध्य वर्ग और मजदूर और किसान वर्ग था, यहाँ हिंसा, टेरर का शासन चला जिसमें हजारों निर्दोषी हत्या हुई, इससे क्रांति की छवि धूमिल हुई, क्रांति के कारण लाल आतंक जैसे दमनकारी अभियान चलाए गए जिससे लाखों लोग मारे गए, वैश्विक संघर्ष, इसके प्रभाव से यूरोप में कई युद्ध और राजनीतिक संघर्ष हुए जो कई देशों के लिए विनाशकारी साबित हुए। रूस की क्रांति ने पश्चिम देशों के साथ शीत युद्ध जैसे बड़े संघर्ष को जन्म दिया जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ा, वैश्विक परिणाम और विस्तार, उपनिवेशवाद विरोधी लोकतांत्रिक आंदोलनों को 19वीं शताब्दी में, समाजवादी आंदोलनों को मजदूर आंदोलनों को 20वीं शताब्दी में बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी और रूसी क्रांति वैश्विक चेतना की प्रतीक थी, एक ने राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की मशाल जलाई तो दूसरी ने सामाजिक और आर्थिक समानता की मांग को वैश्विक मंच पर रखा। कोई भी जन चेतना और विचारधारा मिलकर वैश्विक व्यवस्था को बदल सकती है। बहुत अच्छा लिखा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन तो आराम से 8, 8.5 नंबर के 9 नंबर ही मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है कविता आपने। अब एक कविता बोलती ही नहीं है, कहाँ से देख के लिखा था कविता आपने? कविता, इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, इससे तो दिक्कत होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है आपकी साइड से। ये अपनी वॉइस बढ़ाओ, कुछ तो है, वॉइस बढ़ा के देखो एक बार, कुछ तो वहाँ गड़बड़ी की होगी। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्रांतियाँ समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में गहरे असंतोष का परिणाम होती है। फ्रांस की 1789 क्रांति और रूस की 1917 की क्रांति विश्व इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने न केवल अपने देशों की दिशा बदली बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था को गहन रूप से प्रभावित किया। एकदम सही बात है। आपके द्वारा सुझाए रास्ते पर चलकर लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति, सामंती शोषण कर असमानता, आर्थिक संकट और अकाल प्रबोधन विचार और लुई 16 की निरंकुशता, जायसाई निरंकुशता, औद्योगिक मजदूरों किसानों का शोषण, मार्क्सवादी विचारधारा, प्रथम विश्व युद्ध से उपजा संकट, सही है। नेतृत्व मध्य वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, बुद्धिजीवी थे, किसान वर्ग था, बोल्शेविक पार्टी थी लेनिन की, सही है। विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यहाँ समाजवाद, साम्यवाद, वर्गहीन समाज। उद्देश्य क्या थे? निरंकुश राजतंत्र का अंत, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, समान अधिकारों का अधिकार, जाटशाही का अंत, समाजवाद शासन की स्थापना जिसने निजी संपत्ति का उन्मूलन किया। प्रक्रिया थी क्या थी? क्रमिक संविधान सभा, आतंक का शासन, नेपोलियन का उदय, फिर कई उतार चढ़ाव। यहाँ क्या हुआ था? त्वरित व निर्णायक फरवरी, जाटशाही का पतन और बोल्शेविक सत्ता ग्रहण। परिणाम, सामंतवाद का अंत, लोकतंत्र राष्ट्रवाद का उदय, सोवियत संघ की स्थापना, शीत युद्ध, वैश्विक स्तर पर समाजवाद, वैश्विक प्रभाव, लोकतंत्र राष्ट्रीय विचारधारा का प्रभाव, साम्यवाद और समाजवाद विचारधारा का प्रसार, समानताएं, आर्थिक संकट और असमानता के विश्व आंदोलन, विश्व राजनीति को प्रभावित, विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आर्थिक संकट और समानताएं, भिन्नताएं, 18वीं शताब्दी की घटना, नेतृत्व मध्य वर्ग ने किया, लक्ष्य लोकतंत्र और समानाधिकार, परिणाम लोकतांत्रिक संस्थाएं। 20वीं शताब्दी घटना, नेतृत्व मजदूर किसान वर्ग ने किया, लक्ष्य समाजवाद, वर्गहीन समाज, परिणाम साम्यवादी शासन। दोनों क्रांति अपने अपने युग में दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ विरुद्ध जनता की सामूहिक चेतना का परिणाम थी। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र राष्ट्रवाद को नींव रखी जबकि रूस की क्रांति ने साम्यवाद और समाजवाद को वैश्विक विमर्श का केंद्र बना दिया। बहुत अच्छा लिखा है, इसमें आपको आराम से 8.5 नंबर मिल जाएंगे। सही लिखा है एकदम। और याद रखना, तुलनाओं वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना, सबसे बेस्ट तरीका है ये चीज़ याद रख लेना। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 1917 रूसी क्रांति ने जाटशाही का अंत कर समाजवाद पर आधारित सोवियत संघ की स्थापना की। इसके उदय ने 20वीं शताब्दी की वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था वैचारिक संघर्ष को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन।
वैचारिक प्रभाव मार्क्सवाद लेनिनवाद विश्व की सबसे बड़ी सशक्त वैचारिक धारा बनी। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का संघर्ष शुरू हुआ। साम्यवाद ने लोकतंत्र सुधारवाद को चुनौती दी। राजनीतिक प्रभाव क्या रहे? सोवियत संघ के विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को घर में निर्णायक भूमिका। घर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हार में वो सट गया वो जगह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वार्सा संधि जैसे संगठनों को प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, विश्व को 2 द्विध्रुव बना दिया। आर्थिक प्रभाव योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया जिसके कई विकासशील देशों को प्रभावित किया, जैसे भारत। लिखना चाहिए था आपको। औद्योगिकरण शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में तीव्र प्रगति का उदाहरण बना। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव साम्यवादी विचारधारा ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरणा दी। एग्जाम्पल लिखो, मैं फिर बता रहा हूँ। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में समाजवादी विचारधारा प्रसार। महिला समानता, श्रमिक अधिकार जैसे मुद्दों को वैश्विक विचार विमर्श को याद रखना। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था इनके कारण। नकारात्मक प्रभाव राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास, अधिनायकवाद का ह्रास, शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़, तो परमाणु खतरा, विभाजित विश्व का व्यवस्था। सोवियत संघ ने 20वीं शताब्दी में वैश्विक राजनीतिक द्विध्रुव बनाया और समाजवाद के सशक्त वैकल्पिक मॉडल के रूप में स्थापित किया। यद्यपि इसका विघटन हुआ, लेकिन इसकी वैचारिक और सामाजिक विरासत आज की विश्व व्यवस्था को प्रभावित करती है। सही है, आपको इसमें 7.5 नंबर एग्जाम्पल जरूर लिखा करो, ये चीज़ याद रखना, तब जाके एक कंप्लीट अच्छा आंसर होता है। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का मूल्यांकन, वैश्विक प्रभाव मूल्यांकन कीजिए। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रूस विश्व सबसे बड़ा भूभाग है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें जहाँ रूसी क्रांति और राजनीति तक फैली हुई है। सोवियत संघ रूस सहित 15 गणराज्यों का एक समूह था जिसने 20वीं सदी में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैचारिक धारा पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, अगर आपने अलग अलग डिफाइन किया है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या। वैश्विक प्रभाव मूल्यांकन, राजनीतिक प्रभाव मूल्यांकन, पूंजीवादी विकल्प के रूप में समाजवाद का साम्यवाद का मॉडल दुनिया के सामने है। सही है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत आदि जैसे देशों को स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणा मिली। ये भी सही है। वैचारिक प्रभाव मार्क्सवाद लेनिनवाद एक वैश्विक विचारधारा बना। मध्यम वर्ग किसानों के अधिकारों मांग को बल मिला। विश्व भर में कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय रही। सही है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव सोवियत संघ ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को लागू किया जिसने औद्योगिकरण और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा दी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिली। सही बात है। महिला शिक्षा समानता और रोजगार को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी महाशक्ति बनाया जीत के कारण। महाशक्ति नहीं बनाया जीत के कारण। ये क्या लिख रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध को जीत के कारण महाशक्ति बनाया। जीत के कारण बनाया तो अमेरिका रूस बीच शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया। हथियार घोड़, अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता तेज हुई। आलोचना सीमाएं, सोवियत संघ में सेंसरशिप, प्रवृत्ति, तानाशाही रूप, मानवाधिकारों के उल्लंघन देखने को मिलते हैं। सही है। अर्थव्यवस्था कठोर योजनाबद्ध ढांचे के कारण धीरे धीरे अक्षम होती गई। 19 के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ जिससे उनके प्रत्यक्ष वैश्विक प्रभाव कम हुआ। इसने समाजवाद का पक्ष, उपनिवेशवाद का विरोध किया और समावेशी वर्ग की हिमायत कर एक समाजवादी विचारधारा स्थापित की। ठीक है, मैं आपको 7 ही नंबर में एक ही क्वेश्चन लिखा। शाबाश, यही चल रहा पढ़ाई तुम्हारा। चलो ठीक है, लापरवाही दिख रही है वो साफ सीधे से, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम। अब आएंगे अपने हिटलर साहब। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो चैप्टर है ये पूरा आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में तो काम आएगा ही, इसके अलावा आपको ऐसे में जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको डेवलप करने में बहुत काम आएगा। कि भाई हिटलर जैसे तानाशाह, सोचो संसार को कुछ ही नहीं समझते हैं। ये ऐसे तानाशाह लोग हैं कि जो मतलब मानव सभ्यता के लिए ही बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे 10-5 लोग हो जाए इस संसार में तो मानव सभ्यता बचेगी नहीं।
मैं ये बोल रही थी जैसे आप ना कोई पैरा कंप्लीट करा था ना, तो उस पर एक मिनट का पॉज, लेकिन मतलब वो रिवाइव करा दिया कर। क्या करवाऊँ? मतलब जैसे सर एक पैरा है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है जो, तो वहां तक थोड़ा सा ना वो रिमाइंड करा दो ना, तो कुछ पॉइंट दिमाग में रुक जाते हैं, तो फिर दोबारा पढ़ते ऐसा लगता है बस फिर पढ़ा पढ़ा तो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। मतलब सुनिए, 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे को सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबदबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए, अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सोचो, ऐसी कंडीशन बन गई थी। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। मतलब ये हिटलर ये बोलता था कि जर्मन हम जो है रियल आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ये जैसे वाइट बटन थ्योरी होती है उसी तरीके से इसकी थ्योरी थी कि हम जो है रियल ब्लड है। और ये यहूदियों को मतलब ऐसे मानते थे कि इन्होंने जो है जो जर्मनी की जो गुलामी थी उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि याद रखना यहूदी बहुत पैसे वाले होते हैं। इन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया, तो इस कारण से अपना गुस्सा पूरा उन पे निकालता है। अगले दिन वह हेलमेट को लेकर बाग में घूमने गई। आखिरी मौका था जब हेलमेट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमेट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमेट के यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता को खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमेट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक घर में एक और भी नहीं खा पाया। उसे यह डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। सोचो कितना खौफनाक मंजर होगा वो चीज़। हिटलर मध्य में गेबल्स बाई में सगा बेटे बाहर निकलते 1932 सोच रहे हो 1932 के। अरे कार्टून था एक नंबर का भाई, मतलब कार्टून है। दूसरी बात है, देखो पॉजिटिव चीज़ें भी सीखने को मिलती है, मतलब लीडर को कैसा होना चाहिए। सोचो कि जब ये अपने आप को ऐसा बोला जाता है, जब ये भाषण देता था ना, तो इनके मतलब जो जवान होते थे उसमें ऐसे खून जो है दौड़ने लग जाता था कि अभी जाके किसी को मर्डर कर दे। तो इससे ये भी पता लगता है कि एक वक्ता जो होता है, एक लीडर होता है, उसके कैसा होना चाहिए, मतलब जान भर दे सामने वाले मुर्दे, मतलब इसके बारे में बोला जाता है कि मुर्दा जो है जीवित उठ जाए इसके भाषण सुन के। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ी हुए, उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद ही पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण व्यवस्था विचारों का एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। क्योंकि हिटलर ने पकड़ के सबको मारा था। अब स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका ये सब सारे देश थे तो वो तो बदला लेंगे ही ना, इसीलिए उसको बाप को डर था तो इसीलिए उसने मारा। नए सर मतलब मित्र राष्ट्र क्या था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने दूसरी शक्ति यानी जर्मनी, इटली और जापान को मिलकर सामना किया। मतलब ये याद रखना कि ये युद्ध चल रहा था, इधर यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक। ये तो पहले से कर ही रहे थे, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस, तो फिर इनमें यूएसए और अमेरिका भी यूएसए और ये जो है सोवियत संघ भी मिल गया। और इधर जर्मनी था तुम्हारा, इटली था, ठीक, और जापान था। इनके बीच में युद्ध चल रहा था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सामने समर्पण कर दिया, ठीक है। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या असर होने वाला है, इसलिए हिटलर उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। अब समझ लो यही होता है। अब उसने जनता को मारा था, अब उसको भी पता लग गया था कि मेरे को भी ऐसा ही मारा जाएगा जैसे मैंने मारा है, इसीलिए खुद ही सुसाइड कर लिया। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेम्बेर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए।
उसी कृत्य को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे वही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक आदमी था भाई ये। नासी शब्द का मतलब जर्मन भाषा के शब्द नासियोनाल के प्रारंभिक अवसरों को लेकर बनाया गया है। नासियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए पार्टी के लोग भी नासी कहा जाता था। मैं बता रहा हूँ मानव सभ्यता के लिए खतरे हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना कि जो मतलब हिटलर में जो चीज़ थी उसमें वाइट जैसे होता है ना कि उसमें ब्लड थ्योरी थी, मतलब उसकी कि जो भाई असली खून है ना जो होता है आर्यन इन लोगों का ही होता है, और इसके अलावा जो भी है सब खराब है। मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे अपने शरीर जो है अपना बॉडी जो ऑटोमेटिक जैसे जो खराब ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे ही जो आर्यन जाति के अलावा जो और भी है वो सब जो है देश के लिए खतरा है, वो तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। समझ रहे, मतलब इस तरीके की मानसिकता थी इसकी। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे, ये चीज़ याद रखना। 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मनी नागरिक मार डाले गए। क्यों मारा? क्योंकि ये कोई काम के नहीं होते हैं। सोचो भाई, अपाहिज देश पे बोझ है। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑसिविस जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहाँ जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नासियों को मौत की सज़ा दी, बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा तो मिली, लेकिन नासियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। और ये सब माना जाता है कि जर्मनी पे जो पहला विश्व युद्ध के बाद में जो थोपा गया था ना संधियाँ, उसके कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। इसलिए इनको समझ में आ गया था कि अगर हम फिर वापस यही करेंगे इन पे तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, कोई ना कोई फिर हिटलर पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाज़ी जर्मनी के उद्यम में योगदान दिया था। ये अनुभव क्या थे? वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, अभी स्टार्टिंग से बताएगा कि आखिर में ऐसा कंडीशन क्यों बना। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। सोचो, देख रहे हो, इसे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक तरीके से चेंज होती है। जर्मनी सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की तरफ था, नहीं उनके खिलाफ ही लड़ा था। अच्छा सॉरी, परंतु हाँ ये रशिया जो है ना, रशिया चेंज करेगा अपने आप को, ये बाद में फिर अमेरिका इनके खिलाफ ही हो जाएगा ये। अब सोचो, हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी देखा, वो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के समूह में थे। यूएसए था, ठीक है, यूएसएसआर था, ठीक है, ब्रिटेन था, फ्रांस था। पर सोचो बाद में ऐसा क्या हो जाएगा कि यूएसए इनके खिलाफ हो जाएगा, इसलिए फिर कोल्ड वर्ल्ड वॉर भी होता है। तो ये चीज़ें पता लगती है, उस टाइम माहौल बदलते पता नहीं लगता है। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ सोच रही थी, इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा, पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। अब देख लो, इससे ये भी पता लगता है कि अमेरिका का वर्चस्व कहाँ से स्टार्टिंग होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरुआत होती है, नहीं तो अमेरिका को कौन मानता था पहले, तो स्वाभाविक सी बात है। अब क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन और जो है फ्रांस है, ये जर्मनी, जब इनके बीच युद्ध हो रहा था तो जर्मनी इनको हरा देता है। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो अमेरिका बहुत स्टार्टिंग से ऐसे बोलते हैं ना, एक ध्रुत चालाक आदमी है अमेरिका, मतलब अगर एक पर्सन के रूप में अगर आप बोला जाए किसी व्यक्ति के, तो वैसा व्यक्ति है। ये देखना, ये बंदा हमेशा उस टाइम एंट्री करता है जब इसको लग रहा है कि अब मैं जब जाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग काम होगा। जब इंग्लैंड फ्रांस हारने लगे तभी एंट्री करता है और अपनी कंडीशनों पे जो है फ़ायदा उठाता है। वहीं से अमेरिका वैश्विक पावर बनता है, इसे याद रखना। साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन की राजनीतिक व्यवस्था के नए सांचे में डालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टॉग के लिए जनप्रतिनिधियों चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वैश्य नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया।
लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह थी ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने इस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। याद आया? तो मैंने बोला था ना पहले वर्ल्ड वार के हार के बाद इन पे बहुत कठोर संदेश थोप दी। इसी कारण से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसलिए उनको समझ में आ गया था कि अब फिर से थोपेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी का अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% से लोहे भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। और ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आर्थिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। भाई किसमें भी फिर राष्ट्रवाद पनप जाएगा। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया, मतलब जो वहाँ राजा का शासन था। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखिए उस टाइम जर्मनी है, वर्साई संधि के बाद जर्मनी, इस नक्शे में आप उन इलाकों में देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथों से निकल गए थे। अब देखो राइनलैंड उनसे ले लिया गया था, जर्मनी से ले ली गई ज़मीनें, पोसेन उनसे ले लिया गया था, ये वाला इलाका ले लिया गया था, ये वाला इलाका ले लिया था, ये लोरेन वाला जो खनिज प्रदेश क्षेत्र है उनसे ले लिए थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई यहूदियों को मारा जा रहा था तभी तो ये वहाँ ओटोमन साम्राज्य में गए थे ना, जो ये फिलिस्तीन का इलाका है जिसको अभी ये अपना कब्जा करता है। अरे हाँ, यहूदी वहाँ से भागते हैं ना, यहूदी वहाँ से छोड़ के भागते हैं। वही तो हाँ, इजराइल वही अमेरिका बसाता है, फिर धीरे धीरे और क्या है। वो तो है ही अभी। अब इसीलिए तो ये जो इजराइल है वो चाहता है कि हम यहूदियों के यहाँ, मतलब जो फिलिस्तीन को हम रहने नहीं देंगे। सोचो वो खुद आके वहाँ बसे थे एक टापू में। वही होता है भाई, इतिहास हमेशा ये चीज़ याद रखना, ताकतवर शक्तियों के साथ ही होता है, जो कमज़ोर होगा उसका कोई इतिहास नहीं होता। ये हमेशा याद रख लेना। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला उपमहाद्वीप कहलाता, जो युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब ये याद रखना, यहाँ से शुरुआत होती है अमेरिका के डोमिनेंस की। क्योंकि अब क्या था कि इनके युद्ध हो गए, अब देखो लड़ाइयाँ हो गई ना, लड़ाई में सबका नुकसान होता है। अब फ़ायदा तीसरा आदमी उठाता है, बोलते ना घर की लड़ाई में तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है। अब यहीं अमेरिका जो है अब इनको कर्ज देना शुरू कर देगा। यहाँ से अमेरिका की ग्लोबल पावर बनना स्टार्ट। विडंबना यह भी थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बहुत तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य की हिमायतों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा के 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब आएगा हिटलर, क्योंकि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो हिटलर ऐसा नहीं था कि भाई वो जन्मजात ऐसा था या उसको खुद ने अपने आप को ऐसा बनाया, नहीं। याद हमेशा रखना, हिटलर जैसे लोग कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। जहाँ पे अगर उनके जैसे उनके देश में जो हालात थे, अगर कहीं पे भी अगर ऐसा हालात हो तो वहाँ पे हर कोई हिटलर बन जाएगा। जैसे अभी नेपाल में है, वहाँ जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो हर कोई व्यक्ति सड़कों पे उतर गया ना। तो वैसे हिटलर है वो भाई, वहाँ पे उन पर ज़बरदस्ती संधियाँ थोपी गई, उनके आर्थिक क्षेत्र ले लिए गए, उन पर हर्जाना थोपा गया, उनकी सेना को भी ख़त्म कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई जिसका स्वाभाविक सी बात है देश प्रेम होगा वो तो खून तो उसका जलेगा ही ना, जलेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो कुछ भी करेगा फिर। तो ऐसे नहीं, नेपोलियन मतलब जो हिटलर है वो ऐसे हिटलर नहीं बना है। वो जो वहाँ की जो आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसी का एक योगदान था। वो पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनीति और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर, मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। देख लो, ये है उपज। मैंने क्या बोला, अरे ये चीज़ एथिक्स के लिए भी याद रखो ये एग्जाम्पल, कि जिस समाज में जैसे मूल्य होंगे ना, जैसे मूल्य को समाज को प्रोत्साहन दे रहा है तो वैसा ही वहाँ पे जो है प्रोडक्ट निकलेंगे। मतलब लोगों की सोच वैसी ही होती है। अब सोचो जब ऐसा प्राथमिकता दी जा रही तो हिटलर ऐसा ही आएगा फिर। मीडिया में खंडकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही खंडकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी में जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों को गोलाबारी का बहादुर से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे।
सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र में एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। सोचो, देखो, डेमोक्रेसी फेल हो गया। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मतलब इतना बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, परंतु मेरे को जो लगता है, जो मैं अभी एनालिसिस कर पा रहा हूँ, कि आगे जाके है ना डेमोक्रेसी जगह कुछ और ही आएगा। पर डेमोक्रेसी देख लो, हर जगह आप देखो कि हर जगह विश्व में डेमोक्रेसी के फ़ायदे आपको बहुत कम मिलेंगे। अब जैसे चाइना है, वो साम्यवाद का सहारा है, समाजवाद जो भी है उसका सहारा लेते हुए आज वर्ल्ड की वैश्विक पावर बन रहा है। कहाँ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है भाई? आर्थिक, पहले तो ऐसा बोला गया कि भाई आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है डेमोक्रेसी, ये सब सारी फलाना दिखाना। आप सोचो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी होने के बाद लोगों को रोज़गार नहीं है, खाने को लाले पड़ रहे हैं। अब ऐसे डेमोक्रेसी के लिए है ना आर्थिक विकास जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए आर्थिक विकास नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, जब चीन जो है बिना डेमोक्रेसी जाए हुए भी अपने आप को वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री बना लिया, तो क्या ज़रूरत है ऐसी डेमोक्रेसी की जो लोगों को रोज़गार ना दे सके? तो बात वही है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, आगे जाके क्रांति होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, कभी भी समाज है ना स्थिरता नहीं रहती है, समाज में उठापटक हमेशा चलते रहेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। हर जाना किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे, सोचो उसमें जीवन जीते थे लोग। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट अब आएगा। जिस समय वायमर गणराज्य की स्थापना, उसी समय में रूस में बोल्शेविक क्रांति तर्ज पर जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों नाविकों की सोवियतें बनाएगी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंजे थे। अब देख रहे, ये प्रभाव पड़ता है। अब रशिया का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है कि यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो, ये मांग करने लगेंगे। स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की रैली का दृश्य प्रशियन चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918-1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजना की घटना का बन गया था। सोच, तो ये कारण क्या थी? 1917 की रूस की क्रांति, याद रखना है। तो वो ऐसे प्रभाव पड़ता है। वेतन भुगतान के लिए बनी हुई टोकरियों ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी, मामूली भुगतान के लिए बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी तुर्की में देखा होगा, वियतनाम में देखा होगा, तो जहाँ पे अर्थव्यवस्था संकट आता है तो वहाँ पे फिर वही होता है कि आज आप जो 1 किलो सेव मान के लिए 100 रुपये में ले रहे हो, वहीं 1 किलो सेव लेने के लिए फिर आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सोचो कितना नोट भर के जाना पड़ेगा आपको। इसलिए समाजवादी और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री और कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इसे पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। उस दौरे बहुत से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्जे और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने मुद्रा छाप दी कि उसके मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में अमेरिका डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क। समझ रहे हो कितना वो हो गया? ये है महंगाई। अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगी। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती हुई, जरूरती चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। ठेका चित्र में जर्मन नागरिक को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। याद रखना, हाइपर इन्फ्लेशन। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसकी स्थिति अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी के संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब देखो, अब बोलते हैं कि अमेरिका वो क्या बोलता है, चौधरी बन गया है। जो होता है चौधरी, मतलब जो अपने आप को हर मामले में जाके अरे मैं बताता हूँ, मैं सुन, पंचायत का मुखिया बन गया। तो चौधराहट जो होता है अब ये दिखाने लग गया। आप देख रहे हो, इसीलिए आज भी देख लो,
यूरोप की और हिम्मत नहीं है कि बिना अमेरिका के कोई डिसीजन ले सके वो लोग। ये चीज़ याद अमेरिका का जो ना ये पाकिस्तान और इंडिया ये युद्ध कराने में भी इनका ये सोचते हैं कि जैसे ये बर्बाद हुए हैं ऐसे इंडिया पाकिस्तान भी हो जाए तो हाँ, तो अभी देखो ना 14 उसके नहीं माने ना, तभी तो ट्रम्प गुस्सा हुआ, टैरिफ क्यों लगाया उसने, क्योंकि भारत ने स्वीकार नहीं किया कि तुमने मेडिटेशन करके युद्ध को रुकवाया है, इसलिए उसका वही पाकिस्तान को भी दिलवा दिया ना IMF के द्वारा। यही चीज़ होता है। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट दूर करने के लिए हजारों की शर्तों को दोबारा तय किया गया। तो यही चीज़ थोड़ा याद रखना, डॉप्स योजना। मंदी के साल सन 1924 से 28 तक जर्मनी कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानव रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। अब देखो अमेरिका ब्याज भी देने लग गया। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 सितंबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया और ये आज भी असर पड़ता है। इसलिए वहाँ का जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उस जैसे ही वो नीतियों के इधर उधर करता है, भाई शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाते हैं। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया था। मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे, बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश पत्ते खेलते पाए जाते, नुकड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, फिर रोजगार दफ्तर के बाहर लंबे लंबे कतार में खड़े कर देते। ये कंडीशन अभी भारत की है। मैं फिर बता रहा हूँ अभी है ना, दिक्कत बताओ क्या है, इंडिया में अभी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो युवाओं में जोश भर सके या उनको संगठित कर सके। नहीं तो 1 मिनट लगेगी सत्ता बदलने में। फिर बता रहा हूँ, पर इंडिया में राहुल गांधी जैसे लपुंगे हैं, मतलब सही है, आखिर बता रहा हूँ, पप्पू ही है एक नाम मात्र का। 50-52 साल की उसकी एज हो गई, आज तक सोचो कि उसके अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई वो लोगों को एकजुट कर सके। वो चीज़ यही होता है ना, लीडर की खासियत ये होती है भाई, लोग उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए। उसके नाम पे वोट तो नहीं देते लोग तो भाई अपोजिशन ही खराब है। इसलिए बता रहा हूँ, जिस दिन इंडिया में अगर ऐसा कोई लीडर आ गया कि तो सत्ता बदलते हुए, सत्ता क्या देश का काया कलर हो जाएगा। देखो ना, कंडीशन सेम है भारत में अभी, बेरोजगार भटक रहे हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, याद रखना। लाइन पर सोते लोग महामंदी दिनों में बेरोजगार करना, जो वेतन की उम्मीद रहती थी, नहीं टोर ठिकाने की जाड़ों में जब उन्हें शेयर छिपाने जगह चाहिए होती थी, इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। सोचो ये कंडीशन हो गई थी। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। फिर बात बोलती है सरकार की साइबर क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है। अरे भाई क्यों बढ़ रहा है, आप सोचिए ना, जब लोगों पर रोजगार नहीं होगा तो यही होगा, फिर क्राइम करेगा। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खातों से वेतन भोगी कर्मचारी, पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसाय स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वे एक दिन भी मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही ना हो रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थी जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे, किसान के बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवा को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों को पेट भर बहाने में असफल औरतों को दिल भी डूब रहे थे। आप सोचो, जब मैं फिर बताऊँ, देखो ऐसे नहीं हिटलर आया। अब हिटलर, जब ये स्वाभाविक सी बात है, अब कोई ऐसा लीडर आएगा, वो दिखाएगा कि मैं इन चीज़ों से मुक्ति दिला सकता हूँ, तो भाई लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। फिर जब इतने बुरे हालात होंगे। राजनीतिक स्तर पर वायमर गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा था। वायमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से भी, जिसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे जीवन काल में वायमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा।
और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 को भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाए। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। अब तो डेमोक्रेसी जब फेल होने लगी तो फिर तो आएगा हिटलर। नए शब्द सर्वहाराकरण मतलब गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। अब आगे देखो हिटलर का उदय होता है, राइजेस शब्द। अब देखो ये सारी चीज़ें कंडीशन तो कोई यहाँ देखो, अब हिटलर आप एक व्यक्ति को मत मानो, यहाँ पे हिटलर एक विचारधारा है। और जो विचारधारा जब भी कभी कोई चीज़ पनपती है तो उसके पीछे जो कारण हो रहे होते हैं, जो समस्याएं हो रही होती है, उसके कारण हिटलर जैसी विचारधारा पनपती है। और मैं फिर बता रहा हूँ, हिटलर जैसा व्यक्ति कहीं पे भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रही संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीब गुजरी। अब देखो, जब बचपन से ऐसा देखता आ रहा हो, रोजी रोटी का जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। कॉर्पोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्षा की सिंधी ने तो उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे उसने संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी के बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजना को वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी के जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37%। सोचो, ये होता है, ये बीजेपी जैसा ही मान के चल लो। अब सोचो कि बीजेपी देखोगे तो कहाँ से शुरुआत होती है, राम मंदिर का इनका शुरुआत होता है, वहाँ से इनकी राजनीति उभरती है। न्यूमरे वर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938 में। नए शब्द प्रोपेगेंडा, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाले खास तरह का प्रचार, पोस्टर, फिल्मों, भाषणों आदि के माध्यम से। तो ये कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा भी? मोदी। मुझे याद अच्छे तरीके से, जब 2013 में जो चुनाव लड़ रहे थे ना, तो उस टाइम बोले थे कि हमारे भाई टीम में ऐसे बुढ़े लोगों को कोई काम नहीं होगा, ये है वो है। खुद बुढ़ा बन के सत्ता में बैठा हुआ। इससे पता लगता है सत्ता लोलुपता कितनी ज़्यादा है। हकीकत बात तो यही है भाई, सबाई बात, जो आप दूसरों पे लागू करते हो आप खुद पे भी लागू कीजिए। वही होता है, दूसरों को सत्ता से हटाने के लिए तो वो नियम लाया गया, खुद के लिए बने रहने के लिए वो उस नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती है। नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों के एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने परेड करते हुए निकलते थे। ये देखो, उसके प्रति निष्ठा शपथ लेते थे, उसके भाषण सुनते थे। अब देखना, अब हिटलर कैसे, मैं बता रहा था ना, वक्ता, जबरदस्त वक्ता था भाई वो। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्षा संधि में नाइंसाफी का प्रतिशोध, जर्मनी समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों के सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब सवाई सी बात है, लोग परेशान थे। अब जब परेशान होंगे, जैसे कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे 2013 में, तब मोदी लगा कि मुक्तिदाता है। अब लग रहा है कि भाई इससे कोई हमें मुक्ति दिला दे। तो ये होता है। हिटलर द्वारा ऐसे कतारों के सामने भाषण, यहाँ लंबी सीधी कतार देखी, इस तरह के विचित्र माध्यम नाजी सत्ता की भयावहता और दर्शाने की कोशिश की जाती है। अब देखो यही होगा, अभी हिटलर उनको मुक्तिदाता लग रहा है, बाद में सोचो हिटलर के कारण इनको सुसाइड करना पड़ेगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने, लोगों में परस्पर एकता भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों, गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन के हिस्सा थी। नाजी ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर के एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता की तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया। अब देखो, ये मैं फिर बता रहा हूँ, देखो भाई, इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए। अब सिमिलर टाइप से सोचो कि मोदी जो है,
एक मसीहा। अब देखो जैसे बीजेपी के अगर लोगों से कभी मिलो आप, मसीहा है वो, एक रक्षक है वो। और ऐसे रूप में पेश किया जाता है जैसे मानव जनता को तबाही उबारने के लिए अवतार लिया। मोदी को भाई विष्णु का 10वां अवतार बताते हैं कल की अवतार बताते हैं वो बोलते मोदी जी का बायोलॉजिकल लिंक खुद ही बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते, मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अब देखो ये, अब इसको ऐसा माना जा रहा है, अब ये देखो यही कितना बड़ा संकट का कारण बनेगा। सर आपको पता है ये इसे चल रहा है कि एक रुपए में 1000 कुछ करोड़ की उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए। हाँ ये है, मेरे को सुनने कल मेरे को कोई बता रहा था कि जम्मू कश्मीर में अडानी को दिया है इन्होंने। हाँ लद्दाख की साइड शायद हाँ वहीं पे चल रहा है, लेकिन सर कितनी मैं गलत फिर बात बता रहा हूँ ना, अभी जो है ऐसा कोई नेता नहीं है। अगर मैं सही बताऊँ, मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं आज देश में क्रांति ला देता। मेरे अंदर मतलब जाइए सर ज्वाइन तो यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे को मोदी है ना लटका देगा पर मैं बता रहा हूँ कि हकीकत बात यही है कि लोगों में ना खून, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, देखो लोगों का खून है ना मर चुका है, वो खून दौड़ ही नहीं रहा। अगर दौड़ता खून तो ऐसे संकटों के होने के बाद में भी लोग कैसे चुप रह सकते हैं भाई, जब इतनी समझ होने के बाद सब कुछ। जाएगी नौकरी मिल जाती है, चलो ठीक है। हाँ वही बात है ना बस। तो एक ऐसे समाज का यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और घरों का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने की न्योता दिया। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, इसीलिए हिस्ट्री को उस तरीके से समझो कि अभी प्रेजेंट, भाई हिस्ट्री यही तो सिखाता है, ये पास्ट से अपने को क्या सीखना चाहिए। अब यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है भाई, सीधी सी बात है, जहाँ अगर ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, समझ लो कि वो अगला हिटलर है तो मोदी अगला हिटलर है, ये हकीकत बात है भाई। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस दिन इसके लगेगा भाई संकट है कि मेरी सत्ता जा रही है, देखना फिर इसका, जैसे इंदिरा गांधी ने जैसे अपना रूप दिखाया था वैसे ये भी दिखाएगा। अभी ऐसा विद्रोह हो नहीं रहा बस भारत के लेवल पे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जिस दिन होगा ना देखना फिर इनको। तो ये जो वोट चोरी क्या, फिर ये जो बोलते रहते संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ये है फलाना ठिकाना, खुद संविधान की हत्या करते हुए 1 मिनट नहीं लगेगी। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना संस्थाओं को, अब देखो यहाँ ये देखो सीखने का, सबसे पहले क्या करेंगे, संस्थाओं को देख लो। आज कौन सी संस्था बची है, ईडी गया काम से, चुनाव आयोग गया काम से, सीबीआई गया काम से अब तो समझ लो खुद ही। तो भाई यही होता है कि भाई राहुल गांधी क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई संस्थाओं को मत खत्म करो, वो डेमोक्रेसी पिलर होते हैं। पर ये देखो आज जो सब सारी जो है बात, ये नहीं कांग्रेस भी वो सब ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस ने भी यही किया है, ऐसा नहीं कि वो कौन से दूध के धुले हुए हैं पर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होता है, कैसे डेमोक्रेसी कैसे खत्म किया जाता है। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अध्यादेश 5 डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा की करने की आज़ादी, एक बंद करो किसकी तरफ से होना है, जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक को अधिकार अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अरे आज ही तुम मोदी के बारे में छाप दो। अब फिर बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं, अपन विरोध तो कर सकते, ऐसा कुछ ही नहीं है। जिस दिन उनको लगता है ना कि भाई, जैसे मान चलो अभी आज से मैं मान चलो अपना यूट्यूब चैनल पे मैं सरकार के खिलाफ कुछ बोलने लग जाऊँ, ठीक है, अगर जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई प्रभाव नहीं है उसका। अगर मेरा प्रभाव बढ़ रहा है देखना, तो कहते यूट्यूब को गायब करवा देंगे या मेरे को गायब करवा देंगे, ये है मतलब आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप जब तक बोलोगे ना, जब तक कोई प्रभाव नहीं है उसका, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो ये चीज़ समझ लेना, उसको ख़त्म करा तो 1 मिनट नहीं लगती है। वायव्य संविधान में इन अधिकारों के काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब जैसे वो क्या नाम था उसका, जो यूट्यूबर था ना, वो जो हरियाणा का यूट्यूबर था, फॉरेन में रहता है वो, अब उसको इनके मन तो बहुत करता है उसको, अरे ध्रुव राठी, यार ध्रुव राठी, उसका मन तो खूब करता है बीजेपी वालों को इसको उठा के फेंक दे, मार दे, ये सब कुछ कर दे, परंतु वो इतना पॉपुलर है ना ऑलरेडी, इसकी हिम्मत नहीं होती है कि इसका कुछ बिगाड़ सके हम और यहाँ पे रहता नहीं है, बात तो ये भी। हाँ वो रहता भी नहीं है, अपने तो कब तक शूट आउट मारा जा चुका होता है, ये तो हकीकत है। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची कुची 6808 फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी।
नासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नासी को शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम एनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिए। नासी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अभी देखोगे तो अर्थव्यवस्था पे है ही, मीडिया पे इनका है ही, सेना पे तो अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर उठा के फेंक देगी सेना इन लोगों को। न्यायपालिका पे हमेशा ट्राई करते रहते हैं लोग। पूरे समाज की नाशियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, स्ट्रॉम ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर, राज्य पुलिस, ऐसे अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहद असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नासी राज्य के खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के नियंत्रण गृह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी भी यातना गृह में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन अधिकार का प्राप्त कर लिया था। इसलिए न्यायपालिका का बने रहना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे ताकि लोग भाग भी ना सके। पोस्टर से घोषणा, आपकी फॉक्स वैगन। इन पोस्टर के जरिए ऐसा करने की कोशिश की जाती थी कि अब मजदूर भी कार खरीद सकता है। अब यहाँ एक बार देखो ये जर्मनी है। अब धूरी शक्तियों की मदद लेने वाले देश फिनलैंड, रोमानिया, ये बुल्गारिया, हंगरी, देखो ब्लैक सी तुर्की हो गया, कैस्पियन सी, सीरिया, इराक, फ्रांस, देखो यूक्रेन। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन 23 में पूछा था, यूक्रेन से लगे हुए देश कौन कौन से हैं। भाई एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, फिर मैं बार बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पढ़ोगे तो अच्छे से। पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉल्मर साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन, 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कॉर फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की ओर में 1938 में जर्मनी की ऑस्ट्रिया और जर्मनी मिला दिया। अब देखो फिर बता रहा हूँ, ये लोग बात करते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है, फिर बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये समझो ये शक्तियाँ किस तरफ देश को लेके जा रही है। देखो यहाँ पे देखो हिटलर क्या कर रहा है, एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनवासी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसने इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्षा की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। अब यहाँ देखना, यही बोलता तुष्टिकरण की नीति। इंग्लैंड यहाँ पे अब इसको बढ़ावा दे रहा है। मौन समर्थन भी बढ़ावा ही होता है। यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि कोई अगर बुराई आपके सामने हो रही है, अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, चाहे आपके साथ हो रही है, किसी के साथ भी हो रही हो, तो आप भी उसके हकदार हो और कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखना इंग्लैंड को अभी तो इसको सपोर्ट कर रहा है, जैसे ये आगे बढ़ेगा इन्हीं के नाक में दम करना खड़ा कर देगा। देखो यही होता है, इसलिए बुराई को कभी भी, इसलिए भाई जहाँ लगे वहाँ विरोध जरूर करना चाहिए। और हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, अपने विवेक को कभी भी आदमी को मरने नहीं देना चाहिए। जिस दिन आपका विवेक खत्म हो गया उस दिन समझ लो आपका अस्तित्व खत्म हो गया। जो आज ही मोदी भक्त बने बैठे रहते हैं, या सब कुछ दिख रहा है भाई, देश का हालात ख़राब है सब कुछ, फिर भी मोदी भक्त बने बैठे, तो इसका मतलब है वो विवेकहीन शून्य व्यक्ति बन चुके हैं। और जो विवेकहीन शून्य व्यक्ति है उसका जीवित रहते हुए मरे के समान है वो, ये चीज़ याद रख लेना। घरेलू विदेशी मौजे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों को, ऐसा लगा कि देश की नीतियाँ पलटने वाली है। और बात ऐसे मोदी उसका विरोध करने की बात नहीं है, बात है किसी भी चीज़ को लेकर। समाज में कोई भी बुराई है, आपके सामने लग रहा है दहेज प्रथा हो रही है और आप सामने देख रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी, मान के चलो कि आपका विवेक मर चुका है, आपकी आत्मा मर चुकी है। पर वही है, आप उन सब चीज़ों को सहन करते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती है इसलिए अपने आदमी जो है, जो उसका अस्तित्व है, वो जिस चीज़ के लिए बना है वो मर जाता है। और जब मर जाता है तो फिर कुछ भी हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं रखता है। वो अपना खाना पीना खाता है, सोता है, बस अपने काम दिनचर्या काम करता है, पर उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसे याद रखना। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर की सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा न
खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। देखो पहले बता रहा हूँ, अगर मैं एथिक्स पढ़ाऊँगा ना तो भाई कह तो अपने जो पुराने विचार है कह तो छोड़ के आना घर, या फिर मेरे क्लास में आना मत, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। आप मान लो जातिवाद को समर्थन करते हो, बीजेपी सपोर्ट करते हो, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, किसी पार्टी सपोर्ट करते हो, अगर आप विचारधारा के हो तो आप मेरी क्लास में नहीं बैठ पाओगे, आपको दिक्कत होगा। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। सख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। सोचो भाई, उल्टा युद्ध से आर्थिक संकट आता है। वह राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करते ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। यहाँ से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी इसका युद्ध शुरू हो गया। अब देख लो, मैं बता रहा था ना, अब देखो इन्हीं की नाक में दम करना शुरू कर दिया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकार बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूरी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मनी जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। वह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। यही होता है है ना। देखो, अगर ये ना रशिया पे अटैक नहीं करता, अगर रशिया को अपने समर्थन में लाता, या समर्थन में नहीं, एटलीस्ट विरोधी भी नहीं बनाता ना, तो शायद हो सकता कि कुछ और परिणाम होते। पर इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि इसने रशिया पे जाके अटैक कर दिया। सोचो, इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में। अब ये दोनों तरफ युद्ध में लड़ गया, इधर रशिया से, इधर ये ब्रिटेन फ्रांस में। तो कहाँ जीतेगा भाई? कोई भी देश है ना, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। इसलिए याद रखना हमेशा। देखो चाइना की मैं तुम्हें पॉलिसी बताता हूँ। देखो चाइना ऐसे है, और वो इंडिया यहाँ पे, रशिया यहाँ पे है। हमेशा याद रखना, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं रशिया से भी दुश्मनी ले लूँ और इंडिया से भी ले लूँ। अगर वो इंडिया से दुश्मनी रखेगा ना, तो रशिया से बना के रखेगा। ये चीज़ याद रख लें। और भारत की जो पॉलिसी अभी है वो बहुत ख़तरनाक लेवल पे है। इधर अपन पाकिस्तान से भी दुश्मनी बना के रखे हैं, और इधर चाइना से भी। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस दिन ये दोनों मिल गए और भारत को ख़त्म करना चाहेंगे, मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। बांग्लादेश तो है ना। हाँ वही दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना। अगर इसीलिए अभी है ना, मोदी काहे ट्रम्प को छोड़ दिए। उनको पता है रशिया जिस दिन भारत से निकला, उस दिन चाइना को 1 मिनट लगेगी भारत को उड़ाने में। ये हकीकत बात याद रखना। देखो ये है IR। इसीलिए अमेरिका मोदी, मेरा ट्रम्प ये दोस्त क्यों छोड़ा है भाई? उसको पता है कि रशिया को अपन किसी भी आधार पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन रशिया को अपने नेगलेक्ट किया, याद रख लेना, चाइना 1 मिनट लगेगी भारत को ऑक्यूपाई करने में। इसलिए याद रखना ना, भारत की जो IR पॉलिसी है वो कभी चेंज नहीं होगी रशिया को लेके, क्योंकि उनको पता है रशिया अपने को बचा सकता है चाइना से। क्योंकि चाइना की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोनों क्षेत्र पे युद्ध लड़ सकते हैं। तो भाई ये सीखने को मिलता है हिस्ट्री से। अरे जर्मनी की सबसे बड़ी गलती यही है, इसने रशिया से भी इधर युद्ध कर लिया, इधर दोनों जगह आप युद्ध नहीं लड़ सकते। जबकि पूरे मोर्चे में सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाकों चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाही को आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के लिए समूचे पूरे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। यहाँ से USSR का उद्भव होता है। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बता रहा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पहले इस युद्ध में भी बाहर से देखता रहा, और जब लगा कि अब अपने को एंट्री करना चाहिए, अब देखो यहाँ पे भी ऐसे जब एंट्री करेगा जब लगेगा अब अपने लिए फ़ायदा है। इसलिए इससे ये भी बोला जाता है कि डिप्लोमेसी में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस वक्त करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप सोचो, अमेरिका चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर पहले एंट्री मार जाता ना, तो फिल्म कुछ और होती। ये हमेशा याद रखना। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या दोबारा नहीं झेलना चाहता, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, ये है कारण। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। अब इसी आधार पे जो है, मतलब अमेरिका अटैक कर देता है। जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 हिटलर की पराजय और जर्मनी की हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ।
दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। जर्मनी का हालात है, हिटलर रिपोर्टेड डेड, मर गया, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। यहाँ क्या दिया, यह पृथ्वी न तो किसी को किस्से में मिली है, न तोहफे में नियति ने उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसके जीत लेने का, इसके बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस हल चलाने की उद्यमशीलता है, दुनिया की सबसे बुनियादी अधिकार है, जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। उसे अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर के स्टेटमेंट है, सोचो। नॉर्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वाले की शाखा, ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड मतलब नीली आंखों, सुनहरी बालों वाले, हाँ ये लोग पाए जाते हैं। तो आप देखोगे इंडिया में जैसे लगता है ऐश्वर्या राय है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे लोगों की नीली आंखें होती है। मेरे को भी ना पहले से लगता था कि भाई, मैंने खूब देखा लोगों को जिनकी ब्लू आंखें होती है एकदम। चलो, नासियों का विश्व दृष्टिकोण। नासियों ने जो अपराध किए हुए खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। नासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर थे। अब देखो यहाँ से ये भी पता लगता है, जो चीज़ जो राष्ट्र को विभाजित कर रही है वो बहुत खतरनाक होती है। अब जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम, ठीक, उसके बाद में कास्टिज्म के आधार पर, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। लोग पता नहीं कैसे जो है गधे की तरह इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ बहुत खतरनाक चीज़ है ये आज जो आप देखते हो लव जिहादवाद, सांप्रदायिकता, गौ हत्या के नाम पे हत्या, ये सब चीज़ें ये दिखाती है, ये चीज़ें मानसिकता है, ये चीज़ ये हिटलर जैसी मानसिकता है। इस नज़र में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों को कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन मतलब प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के लिए जहरी पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद रखना इस सिद्धांत का इतना गलत यूज किया गया है, इसकी हद नहीं है। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचा रहेगा, यह विचार है। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार खुद को डाल सकती है, वहीं पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को विशिष्ट प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। परंतु सोचो वो नेचर की बात कर रहे थे, अब ये अपने आप पे ले लिया कि यार इंसानों में भी ऐसा ही होता है, चलो खत्म करो सबको। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचार को सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो जैसे अभी चलता है कि नहीं हिंदू तो ये नहीं बात नहीं आजकल, हाँ सनातन नाम की संस्कृति है, फलाना ठिकाना, और वही जैसे अभी कटेंगे तो बटेंगे। उसे अपनी सदस्यता बनाए रखनी थी और ताकत हासिल करनी थी, दुनिया पर वर्चस्व कायम करना था। हिटलर की विचारधारा। अब देखो इनका जो अभी बीजेपी इनका एजेंडा क्या है भाई, वोट लेते रहो, मजा से जनता को बेवकूफ़ बनाओ, धर्म के आधार पर, इनके आधार पर। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबनस्ट्रॉम या जीवन पद्धति का या भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इस मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा, नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन बहिर्साव शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूर्व में हिटलर जर्मनी सीमा को फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इसी धारणा की पहली प्रयोगशाला थी और वही युद्ध का कारण बन गई। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मन के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपना को लागू करना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। देख रहे मैं बता रहा था ना कि जैसे ब्लड सेल्स होती है, वो खराब सेल्स होती है, जो बॉडी है उसको साइड में कर देती है, उसी तरीके से नाची शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह था निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाची अशुद्ध या सामान्य मानते थे। यूथेनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के पहले तहत बाकी नाची अफसरों के साथ हेलमेट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मन के मौत घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। सोच रहे हो, ये बहुत खतरनाक विचारधारा है।
केवल यहूदी नहीं थे, उन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थी इसी नीति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और असहयोगियों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूसी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों से गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उन्हें बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए। नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों को आरोप था कि ईसा मसीह के यहूदियों ने ही मारा था। देख रहे हो कहाँ का बदला। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और शुद्धखोर थे। ऐसी जो है ना, ये देखो मैं फिर बताऊँ, कोई सा भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू हो, सब में यही है। अब जैसे मुस्लिम धर्म में भाई मतलब उसमें हिंदू जो लोग उनको काफिर बोला जाता है। अब ये सोचो धर्म के आधार पर जो है विचारधारा कितनी खतरनाक है। यही बहुत बड़ा कारण है हिंदू मुस्लिमों में झगड़े होने के। मध्यकाल तक यहूदियों को जर्मनी का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा अपने गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या धड़ब्बा खाते थे। यार हमें इसके आजकल नया टर्म है घेटोनाइजेशन। घेटोनाइजेशन मतलब होता है जहाँ एक समुदाय के लोग एक जगह रहते हैं। और ये मुस्लिम समुदाय में खास तौर से ये चीज़ पाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब और भी होता है। जैसे क्या होता है जो अपने आप को मतलब बोलते हैं शक्तिहीन है। जैसे नेहरू यार में है ना, एम ब्लॉक में है ना, जो ये नेपाली जो लोग हैं, ठीक है, वो एक जगह ही रहते हैं क्योंकि उनको पता कि हम संगठित रहेंगे तो बचे रहेंगे। ये बहुत बड़ा अरे समस्या भी है। इससे क्या होता है कि सामाजिकरण की जो है प्रोसेस उसमें दिक्कत होती है और वो राष्ट्र के लिए खतरनाक होता है ये चीज़। नस्लसार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब संगठित हिंसा की जाती थी उनके बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर दिया हुआ था। यह है धर्म परिवर्तन का रास्ता। यही चीज़ होती है। आप जैसे अभी मुसलमानों को बोला जाता है कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो। जैसे बागा बागेश्वर धाम जैसे लोग, अंग्रेजों ने भी ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। हाँ तभी तो हुआ है ना। अरे वो कोई सा भी सत्ता, देखो सत्ता में जो भी लोग आता है ना, मैं फिर बात आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया, मुस्लिमीकरण को बढ़ावा दिया, ठीक है। अंग्रेज आए तो उसने ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। अभी जब हिंदू राष्ट्र मोदी जैसे आ रहे हैं, अभी किसको बढ़ा देंगे भाई? स्वाभाविक की बात है, ये हमेशा रहता है। ये इतिहास है भाई, इतिहास का समझिए। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदी ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की गणना तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि से समस्या सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म, मतलब नस्ल को ही खत्म कर दो। सन 1993 से 38 तक यासी ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका साधनों से छीन कर दिया, शेष समाज से अलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरी दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा था और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात क्षेत्र में सिमटा हो। हिटलर की इसकी मतलब ये पता लगता है कि जो अपने आप को विस्तारवादी नीति देते हैं वो शासक वो हमेशा खतरनाक होते हैं। नहीं, जैसे अभी चाइना क्यों खतरनाक है, वो अपने आप को विस्तार कर रहा है भाई, अपनी पावर जो है डोमिनेंस उसको बढ़ाना चाहता है। वो दूसरे लोगों के लिए तो खतरनाक हो गए ना। फिर जिप्सी मतलब जिप्सी नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंधी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। शुद्धखोर जो ब्याज लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले महाजन, इस शब्द को प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग रखना, ये चीज़ याद रखना। नस्ली कल्पना या यूटोपिया मतलब ऐसी विचारधारा जो ये जैसे हिटलर की थी जर्मनों के मतलब यहूदियों के प्रति, ये गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ। और ये जो आरएसएस है, आरएसएस इसका क्या है कि हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, ये सब क्या है, यूटोपिया है। तो देखो फिर बता रहा हूँ, चाहे धर्म हो, चाहे कोई समूह हो या कोई संगठन हो, हमेशा ऐसी कल्पनाओं के आधार पे चलते हैं। हाँ कि हम इसको हासिल कर लेंगे तो ये होगा, यूटोपिया कल्पना। जैसे भाई आरएसएस है, उसका क्या अखंड भारत बनाएंगे हम, तो भाई कोई भी चाहेगा अरे यार हाँ हम भी मतलब अफगानिस्तान भी हमारा हो जाए। अरे वही मैं बता रहा, समझो ये बात तो वही है। क्या अरे सुनो तो सिर्फ बात, अरे बात वो नहीं है, सब जगह ऐसे होते हैं।
बात है आप पाकिस्तान के बारे में चले जाओ, जो पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद जैसे संगठन है, लश्कर है, उनका भी यही तो है अभी तो कि हम क्या बनाएंगे। अभी तो दिक्कत है ना। अरे रुको रुको, वो तभी तो आतंकवाद फैलता है ना, उसका क्या है उनका, अरे गजवाए हिंद करेंगे हम। क्या ही करोगे उनको सच। पता ये जैसे उनको मैं भी फिर बता रहा हूँ, जो आरएसएस का था जैसे वो एजेंडा है ना अखंड भारत का, वैसे उनका है गजवाए हिंद करने का। इसके नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। भाई समझिए, ऐसे लोगों बेवकूफ बना बना के बलि पे चढ़ाया जाता है। युद्ध के साय में नासी अपनी कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गई। जनसंहार युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पोलैंड पराजित पोलैंड पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, उसके पश्चिमी पोलैंड को ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल ऐसा बात छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। अब देखो यही चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आज जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञ के पास पहुँचा देगा। क्या करोगे इससे साधारण सोचो। अगर वे नस्ली जैसे अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, पहलगाम हुआ था ना, तो वहाँ देखो वहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो यही चीज़ें एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रय में डाल दिया जाता, जहाँ इनसे ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये रहा देखो, सोचो यहाँ इनको मारा जाता था। सोचो ये मालवा गाड़ी है वहाँ तक लेके जाती थी। अब इसका देखो कितना खतरनाक रूप दिखाया जाए। मौत का सिलसिला, पहला चरण बहिष्कार 1933 हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। न्यूमरेक नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मनी से संबंधित रक्त वाले जो ही व्यक्ति जर्मन नागरिक होंगे उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी कर दी गई। अब देखो जैसे अभी देखो ये जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, देखो सेम आइडियोलॉजी है भाई। जैसे लव जिहादवाद जो आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, उसमें क्या है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ लोग होते भी हैं जो मतलब प्रोपेगेंडा होता है उन लोगों का, मतलब मकसद ये होता है। पर यार सब लोग जो है ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम को शादी करा वो लव जिहाद के लिए ही कर रहा है। परंतु अब ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाएंगे ताकि हिंदू और मुस्लिम शादी ना करें, और इन किन चीज़ों को बढ़ावा देंगे बीजेपी वाले जो, हाँ भाई मुस्लिम लड़की को तुमने हिंदू बना लिया, वाह 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 बहुत अच्छी बात है। ये लव जिहादवाद नहीं है उनकी नज़रों में। लव जिहादवाद क्या है कि हाँ कोई हिंदू लड़की जो है मुस्लिम बन गई। देख रहे हो भाई टीना डाबी की जो शादी क्यों नहीं चली, यही कारण है। और सर यही मुस्लिमों में भी होता है कि अगर लड़की से कर ले तो लड़की कर ले तो। हाँ वही बता रहा हूँ, तो ये तो दोनों तरफ गलत है ना। यहाँ पे देखो यही काम कर रहा है। यहूदी जर्मनी के बीच विवाहेतर संबंधों का अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ये देखो केवल आर्यों के लिए। अब ये समझ रहे हो, एक भारत में जो जातिवाद था ये वैसा ही है कि भाई मंदिर है उसमें उसके अलाव नहीं होंगे, ये घाट है नहाने के, कुएं है, समझ रहे हो, सब सिमिलर चीज़ें हैं। अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसाय को बहिष्कार करना, सरकारी सेवा से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति और जब्ती बिक्री करना। इसके अलावा नवंबर 1938 के जनसार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थनागार जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। इस संकेत से ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्री स्नान यहूदियों से मुक्त है। ये मेरे पास बस बेचने के लिए बस यही है, गेटो के लोगों के पास जिन्हें कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरा चरण धड़ाधड़ गेटोनाइजेशन में बता नया टर्म चला, तुम्हारे हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड की पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। देख रहे हो जो अफ्रीका में जब गांधी वहाँ पे पासपोर्ट रखा जाता था जब गांधी गया था, वैसा ही सेम चीज़। और भारत में जो जातिवाद के आधार पर लोगों को याद करो हांडी लटकाने के लिए ताकि वो थूक भी ज़मीन पे ना गिराए, चप्पल को सिर पे रखे, वही सब चीज़ें हैं। महिलाओं को टैक्स देना पड़ता था। महिलाओं टैक्स देना पड़ता था, अरे हाँ स्तन कर, हाँ, अरे सब शोषण के तरीके होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हर समाज ऐसा ही रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे यूरोप आज अपने आप को कितना भी सभ्य बताता हो, भाई वो भी ऐसे ही था। और वो आज भारत का मजाक उड़ाता, खुद देखो खुद क्या कर रहा है।
उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी ये पहचान छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में पूर्वी क्षेत्र के लोदो, जो वारसा जैसे घाटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। गेटों में दाखिल होने के पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में गेटो बस्तियों की वंचना, भुखमरी, जिंदगी और बीमारी को साम्राज्य व्याप्त हो गया। अब देखो, तीसरा चरण सर्वनाश। 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। भागने की कोशिश में मौत, यातना ग्रह की तरफ चारों लगी तरफ करंट, देख रहे हो। गैस चैम्बरों के बाहर कपड़ों के ढेर, सोचो कितने लोगों को मारा गया। एक यातना ग्रह है इस तरीके के, चप्पल सोचो कितने लोग मरे गए थे उनके। एक यातना ग्रह कमरा मौत के दौरान खूबसूरत बना दिया गया। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना ग्रह, गेटों, बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। समझ रहे हो कैसा, मतलब फिर बता रहा हूँ, हिटलर जैसे लोग मानव सभ्यता के लिए खतरा है। पोलैंड सहित अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेलोजोक, सोबिबोर, तेरबेलिंका, चेलमनो मंदिर में इन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक वैज्ञानिक तकनीक सारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी खतरनाक चीज़ है ये चीज़। नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी भाई? यहूदी विरोधी विषय पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र है। अर्नेस्ट हिमर द्वारा रचित रेक विसेला मशरूम से शीर्षक, मतलब समझ रहे हो, मतलब पढ़ाया भी वही जा रहा है। बाकी बच्चों का टीटों के बीच यहूदी शिक्षक, यहूदियों के विद्यार्थी स्कूल से निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, देखो चीज़ें सब सिमिलर टाइप से है, बस वही आपका नज़रिया होना चाहिए देखने का। अब जैसे बीजेपी सरकार में तो तुम्हें एक ही मुस्लिम मिलेगा, नो, एक भी नेता को मुस्लिम मिलेगा, नो। तो ये क्या है, एक समुदाय को आप वंचित कर रहे हो राजनीतिक रूप से। आप देखोगे संस्थाओं में भी आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट में कोई है, महिलाएं कभी आपको मिलेगी, नो। कोई SC ST वाले को एक आध मिल जाए मुस्लिम कोई मिलेगा, नो। तो ये क्या है, ये वही कर रहा है जो हिटलर कर रहा है, ये चीज़ याद रखना। युवा में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की गुट्ठी पिलाया जाना। अब देख रहे हो, ये अभी NCERT जो क्यों लाए हैं, NCERT मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर रहे हैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत सोची समझी साजिश है भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, बीजेपी अगर 5-10 साल और रहा ना, देश कुछ अलग ही बन जाएगा। इसीलिए है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सत्ता कैसी भी हो लगातार अगर बनी रहेगी, फिर वो हमेशा आधिपत्य की सोचेगी, वो विचारधारा को बदलने की सोचेगी, वो हर तरीके से मानसिक उपज बनना चाहिए। ये हमेशा याद रख लेना है चीज़। जैसे नशा होता है ना कोई चीज़ का, आप किसी चीज़ को नशा को कंटिन्यूटी उसके साथ रखोगे, वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। वैसे जो भी सरकारें हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी जो अगर लगातार सत्ता में रहती है ना, फिर वो अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोचेगी, विचारधारा हर रूप से। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यकता। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। अभी भी देखो, बीजेपी राज में देखोगे ना आप, अभी मतलब बात बीजेपी की नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस हो कोई भी, हमेशा क्या होता है कि फिर अपनी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ावा देते हैं। जैसे देखना, IAS अधिकारी किसका प्रमोशन होगा, जो उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हो। अभी आप देखो ना, जो स्कूलों के प्रोफेसर है, मतलब कॉलेजों के प्रोफेसर कौन है, देख लो तुम उठा के, ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा को जो बढ़ावा देते हैं ना, वही लोग हैं। कौन जो है अभी जो मंत्री है, किसको बनाया, RSS के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा को RSS से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखो, अभी उपराष्ट्रपति जो बना कौन है, RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये समझिए ये चीज़, मतलब कितना खतरनाक चीज़ है ये वो हिटलर जैसी चीज़ है ये। यहूदी राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उठा दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जैसे रवीश कुमार था NDTV, तो उसे NDTV को खरीद लिया। तो ये होती है जर्मन यहूदी बच्चे एक साथ न बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों यानी यहूदी जिप्स में उनके बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये विचारधारात्मक प्रशिक्षण में फिर बता रहा हूँ, ये वही चीज़ है। एक अगर आप जाके आगे पढ़ोगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है। और अभी जो बीजेपी है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपना चाह रही है। जैसे साउथ के जो राज्य हैं उस पर हिंदी भाषा थोपना, ठीक है, और मतलब कल्चर एक जैसा थोपने का प्रयास करना। जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखो मेरा ही मानना है कि देखो कुछ चीज़ों में होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दो। ये चीज़ याद रखना, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपने का तरीका होता है।
देखो चीज़ें कुछ गलत है मुस्लिम समाज को, अब देखो वही मैं बता रहा हूँ ना, हर समाज जो है सब अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। हकीकत बात तो ये कि ये चीज़ है ना मुस्लिम समाज के अंदर से आनी चाहिए थी कि भाई समय के बाद 4-4 शादियाँ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिला को जो है संपत्ति में अधिकार नहीं देना, ठीक है, उनके साथ शोषण करना, ये चीज़ें मुस्लिम समाज के अंदर से आनी चाहिए थी। पर सरकार जब उस पे करे तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है, ये चीज़ याद रख लेना। कोई भी चीज़ हो, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। और वही है, वो मुस्लिम समुदाय उनको एक समुदाय, एक तबका उसको फ़ायदा मिल रहा है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अरे भाई ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। आप कास्टिज़्म में भी चले जाओ, जिस कास्ट को फ़ायदा मिल रहा है तो वो भाई उसको चाहेगी कि वो उसका हमेशा ही थी रहेगी, ये हकीकत है। आरक्षण को जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो चाहेगा कि आरक्षण हमारे लिए हमेशा बना रहे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक लंबी प्रक्रिया थी, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया, देखो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं फिर बता रहा हूँ, बीजेपी भाई अगर 5-10 साल रहे ना, बहुत खतरनाक मामला होने वाला है। नस्ल के बारे में प्रचारित नास्तिक विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसलिए अकबर को भी गलत ठहराया जा रहा है। गलत है कोई भी हो, परंतु इतिहास को आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ाया जाए, सही गलत दोनों बताया जाए तो वो अच्छा है, ताकि लोग अपने अनुसार एनालिसिस करें। परंतु जब आप एक ही तरीके से विचारधारा बताते हैं तो फिर बहुत गलत है। और तो और गणित की कक्षा में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत, हिटलर की पूजा करें। अब देखो पूजा। खेलकूद के जरिए बच्चों में हिंसा, आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर, मर्दाना बना सकता है। जन्म बच्चे युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लेस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यूंग फोंग में दाखिल कर दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कियों नासियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्य लेनी पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था, किसी नाज़ी संगठन सदस्य लेनी पड़ती थी। अब देखो ये बीजेपी अभी जो किया है वो कौन सा किया है, कौन सी सेना बनाई है? अरे आर्मी में किया है ना, अग्निवीर। ये सेम विचारधारा है। और फिर बता रहा हूँ, अगर आप सिस्टम के ढांचे से समझोगे ना, हिटलर ही है, नए जमाने के हिटलर है। बस वो नहीं कर रहा है ना, धीरे धीरे मार रहा है जिनका। तो वो है, तो ये तो अभी आप इतिहास पढ़ रहे हो ना भाई, आप ये भी तो समझिए कि हिटलर ने एक साथ सिली किया है ये चीज़। ये तो आप इतिहास पढ़ रहे हो, अभी आप संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हो। आप देखो तो हिटलर 1930 से आया ना, और 1945-42 तक रहा, तो सोचो 15 साल लगा ना। तो इनको देखो अब धीरे धीरे इनके रंग सामने आ रहे हैं ना। जैसे अगर 10 साल और रहेंगे तो फिर देखना फिर इनका इतिहास। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा का संगठन, 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता। प्रशिक्षण पूरा होने पर हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। अब देख रहे हो, हमारे फैयर का प्रतिनिधित्व करने वाले रक्त ध्वज की पद्धति में शपथ लेता था कि मैं सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडॉल्फ हिटलर को समर्पित, मैं उनके लिए अपना जीवन देने के इच्छुक तैयार हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। अब देखिए कितना खतरनाक। जर्मन लेबर फ्रंटियर प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चे 3 साल का होता है। सोचो, जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल हिटलर यूथ सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हम किसी को छेड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। अब ये चीज़ किस चीज़ के यूज़ कर रहे हैं? धर्म का। मौत के काम में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। बच्चे वाले कब्जे वाले यूरोप में अधिकतर पोलैंड बसाने के लिए भेजा जा रहा था, एक शिशु अपनी माँ के साथ। वांछित बच्चे जिनकी जनसंख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, मतलब जर्मन की। नाची इटली का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नाम दिया गया। 1933 तक आते थे इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया, बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की नई नासी सोच। नासी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। देखो नस्लवाद, लिंग भेद। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों को संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था।
जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज है कि अच्छी माँ बनना, सुधारे रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदी से दूर रहने, घर संभाले, बच्चों को नासी मूल्य मान्यता और शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंप दिया गया। आर्य संस्कृति नस्ल की ध्वजावाद वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। मतलब समझ रहे हो, ये तो वही बात होगी, जो गोरा बच्चा पैदा करेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो काला बच्चा पैदा कर दिया, तो समझ रहे हो। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर में रेलगाड़ी की टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चों पैदा करने वाली माँ को कांसों को, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने को तमगा दिया जाता था। अरे ये अभी अगर देखो ना, देखो ये चीज़ समझना, अभी मुस्लिम समुदाय में भी यही होता है, और जो ज़्यादा बच्चा पैदा करो वो धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ये नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे उठा के फेंको, मैं बता रहा हूँ ना, उसको सुनो एग्जाम्पल अभी। अरे तुम्हारी वो होती है ना तकलीफ, क्या होती है जिसमें बैठकें होती है, मतलब मुस्लिम समुदाय आके जाके मिलता है, कौन सी मीटिंग होती है वो? अरे जिसमें पूरा मुस्लिम अलग अलग होते हैं। अरे क्या बोलते हैं, इजलास बोलते हैं, इजलास। नहीं एक और वर्ड है उसका, जलसा बोलते हैं, जलसा। अरे नहीं, जहाँ मतलब प्रमुख लीडर आके मिलते हैं, जैसे अरे तकलीफ करके ऐसा कुछ होता है, तबलीग है ना। तो इसमें क्या होता है, मतलब जिसमें मुस्लिम समाज को कैसे आगे लेके चलना है, क्या करना है, जो जहाँ प्लानिंग जाके देखना, क्या बात कर रहे तुम, उठा के फेंक दूंगा चाहे। उसमें सबसे पहला तमगे थोड़ी दिए जाते हैं, तमगे थोड़ी दिए जाते हैं कि अरे मतलब समझ नहीं रहे हो भाई, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को प्रोसेस जो मतलब भाई मुस्लिम धर्म के लिए क्या क्या है। जैसे मान के चलो, ध्यान समझना, तुम लोग आधा अधूरा, तुम कभी गई नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान समझना क्या होता है तकलीफ। भाई ऐसा नहीं है, मैं बात मुस्लिम धर्म की नहीं, आप हिंदुओं में जैसे जो होता है ना हिंदू सम्मेलन, वो जैसे याद करो जो लॉकडाउन के टाइम में जो बहुत सारे बाबा आए थे, उन्होंने क्या बोला था, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को मार दो, ये है, मतलब समझे, वो सब जगह होता है, ऐसा नहीं है जो हिंदुओं के जो पहले होता था, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। ऐसा नहीं, अभी भी होता है, क्या बात कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, सुनो, ये बात ये होती है, चाहे तुम हिंदुओं में चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे बात तुम्हें देखो क्या होता है। जैसे चाहे आप आरएसएस का या जो भी है, ये क्या नाम है, बजरंग दल हो गई, अरे बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें, वो हर जगह चलती है, मुस्लिमों में नहीं, हर जगह। वहाँ पे क्या होता है, जैसे मुस्लिम समुदाय की अगर कोई मीटिंग हो रही है, वो हिंदुओं को क्या मानेंगे, एकदम विरोधी। अब वो उससे तुलना करेंगे, हिंदू क्या मानेंगे, मुसलमानों को विरोधी। अब यह मुस्लिम क्या सोचेंगे कि भाई समझ अपनी जनसंख्या बढ़े, ताकि जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो इन लोगों से अपन कर पाएंगे। अरे हकीकत बात है, तुम लोगों को क्या लगता है कि वो जो बच्चे पैदा करने का जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों क्यों है भाई, वो लैक ऑफ एजुकेशन तो वो है ही, पर आप समझिए धर्म का एजुकेशन और रीजन कि जो स्टार्टिंग से मान्यता जुड़ी हुई कि वो जैसे अपोषण नहीं कराएंगे, आप मतलब वो समझो ना, मतलब ये कारण क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ ना, जो ये होती है सभाएं होती है ना, तकलीफ समाएं होती है या हिंदुओं की जो सभाएं होती है, इसमें यही सारी चीजें होती है भाई। तो तबलीग में दीन सिखाया जाता है, ना कि ये क्या सिखाया, ये नहीं सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता है, तो मतलब दीन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाए जाते हैं। यार फिर मैं उठा के फेंक दूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम अब फिर 22 हो रही हो, तुम्हारे धर्म पे बात है तो 22 हो रही हो, मैं फिर बता रहा हूँ गलत है, यू हैव नॉट आइडिया, मैं 22 हो रही है तो सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ भाई, हिंदुओं में भी यही चीज होती है, मुसलमानों में यही चीज होती है। हिंदुओं की अगर जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है, जो राजनीतिक वो होंगे वो करेंगे, तबलीग में नहीं होती वो। अरे होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम अब पर्सनल हो रही हो ज्यादा, तुम गई हो क्या कभी? अब मैं तुम्हें बता दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया तो हाँ बोलो अनु। हाँ वो ठीक है सर। मैं ये बोल रही थी ना कि जैसे हिंदू मुस्लिम जो पहले ये चीजें ज्यादा नहीं थी, तब बच्चा ज्यादा कॉन्सेप्ट करना, मतलब पैदा करने का कॉन्सेप्ट ये था कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि बच्चा मर जाएगा, कम से कम वो एक भय था, 4-5 रहेगा तो 2 मर जाएगा तो 2 तो बचेगा, लेकिन कुछ जो है अपनाए रह गए आज तक, और कुछ धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, बस यही अंतर है।
अरे मैं फिर बता और ये तुम उसका क्वेश्चन एक यूपीएससी पक्ष में भी मान पूछा रहे था, हो। मैं उच्च दंड और उच्च मृत्यु दर। फिर नहीं नहीं, आया आप उच्च जो कह रहे हैं दंड। सही है, बट हो अरे जाता है वो ना भी कि जो हाँ आप जो बोल रहे हो ना वो भी सही है, मैं फिर बता रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ उसका एक पक्ष ये भी है। आप क्या मान रहे हो यार इस बात को? भाई हिंदुओं में सब तुम धर्म। विश्वास नहीं करोगे, सुनो मैं बताता हूँ। अभी हिंदुओं में क्या हो रहा है, अभी देखना जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें दिल्ली विल्ली जैसे शहरों में तो क्या हो गया, एक मतलब 1.5% पे आ गया, मतलब बच्चे यहाँ एक बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। अब ये है ना, ये हिंदू समुदाय के लिए अब खतरा है। हिंदू समुदाय भी अब 2 बच्चों पे आ गया है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप लोगों को लग नहीं रहा होगा भाई, अभी मोदी पे पर्सनली दबाव है कि जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है, पहली बार जब से बीजेपी आई है ना, उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी खत्म ही कर दिया। तुम लोग उठा के फेंक दो, तुम लोग जानते तो कुछ हो नहीं। जब कांग्रेस सर थी, ये सब है। अरे सुनो पहली बात, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, अरे सुनो चुपचाप। जब कांग्रेस सरकार थी ना, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब सीधा सा सिंपल सा ये था, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हुए तुम्हें नौकरी में दिक्कतें होगी, प्रमोशन में दिक्कत होगा, बहुत थोड़ा हार्ड रूल बनने लग गया था। पर जब से बीजेपी आई ना, 2 चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। कारण कि इनको ये मानना है कि स्वाभाविक बात है, अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हिंदुत्व की, जैसे बीजेपी आरएसएस वाले क्या बोलते हैं कि भाई हिंदुओं की संख्या तो घटती जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और ये इधर जो अपने कम बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो अपन जो है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है क्या, कि अगर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो लोग आजकल 2 भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाइना में भी अभी ये चीज़ दिक्कतें हुई वहाँ पे। दूसरा बात, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो मैं बता रहा था कि भारतीय जो कल्चर में चाचा ताई बुआ ये कैसे होंगे अगर 2-2 बच्चे होंगे तो, अगर हमारे दोनों बच्चे लड़के हो तो बहन का कल्चर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी जो है अभी इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ चुकी है। भाई आप लोग कहाँ सो रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है, आंतरिक रूप से आपको बाहरी रूप से ऐसे लग रहा है कि वो सरकार जो है पॉपुलेशन कम करना चाह रही है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। उनका अभी भी जो अंदर से अगर आप देखोगे, उनका विचारधारा ये है कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, तो अपने को भी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसको छोड़ देना चाहिए, ताकि अपने भी जो है हिंदू और ज़्यादा बच्चा पैदा करें। क्या बात करें अभी आरएसएस की सीधा जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही कि उनको वोट देना है, मुसलमानों की जनसंख्या लैक ऑफ एजुकेशन। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम, हाँ उसका एक कारण हो सकता है, पर उसका एक कारण ये भी है, अब तुम मानो या मत मानो, पर्सनल जाओ। वो सभी धर्मों में है सर, ऐसा नहीं है कि। अरे भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हिंदुओं में भी है, वो मुसलमानों में भी है। अब अभी जो दिल्ली मतांतरण की आ रही है घटना छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या है कि अगर आप ईसाई अपनाते हो तो आपको पानी की समस्या है तो हम दूर करेंगे। अच्छा यही तो आ रही है सर बार बार कि पानी की जो बीजेपी सरकार की भी पॉलिसी है, तो क्या उनकी वजह से जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, जो हिंदू की संख्या वो घट रही है, तो क्या वो बच्चे पैदा करना शुरू थोड़ी ना कर देंगी? क्यों नहीं करेगी? अरे भाई बात दे रहे तुम, या क्या बात कर रहे हो? एक होते प्रोत्साहन की, एक होता हतोत्साहित करना। अरे को कुछ ही मत करना, कुछ करने में व्यक्ति पे जो उसको जो अच्छा लगे वो करेगा। हतोत्साहित में क्या होता है कि जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी में क्या होता है कि हाँ आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगे, आपको जब गवर्नमेंट जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक बच्चे कम पैदा करेंगे। और जब स्वाभाविक सी बात है, एक प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म के लिए अच्छा काम है। आप समझते क्यों नहीं इस बात को? एक होता है न्यूट्रल हो जाना, भाई जो है उसको अच्छा वो करो। अब जो आदमी समझ बात, जिसकी जितनी समझ होगी उतना वो करेगा। तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट हो गए। जब 3 कॉन्सेप्ट हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी समाज पे या किसी धर्म पे लगा लो तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों काम करेंगे भाई। यस सर, आगे पढ़ाइए। आप लोग पर्सनल हो जाते हो, यही तो गलती है। जो अपने धर्म के बारे में ना थोड़ा बहुत सुन नहीं सकता, तो ये कमी है, इसलिए धर्मों में सुधार नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है ना आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने तो नहीं सर, मैंने नहीं सुना, मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना तो जानती हूँ ना, ऐसा कुछ ही नहीं होता है भाई। जब धर्म की बात आती है ना, सब व्यक्ति है ना व्यक्तिगत हो जाता है। ये बहुत महान लोग होते हैं जो अपने धर्म की बुराइयों के बारे में सुनते हैं और उसको दूर करते हैं। अरे ऐसा चलो नहीं है, ठीक है, आप छोड़ो बात हो ना, तुम्हें कभी पता नहीं, अब कभी पता कीजिए, आप पता करोगे तब पता लगेगा। आप ये बोले कि हाँ सर हो सकता है मैं उन चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता, परंतु मैंने जितना सुना उतना होता हो, ये चीज़ भी होती होगी, तो आप वो एक पक्ष रख सकते हो। मैं कौन सा ये बोल रही हूँ कि नहीं ये नहीं होता, हो सकता है होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूरम्बर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 हिटलर ने कहा था कि हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरत मर्दों की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दे। हमारी नज़र में एक कुदरती बात है, ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है,
उसी तरह औरत अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरतों द्वारा छेड़ा गया युद्ध। आगे है कि निर्धारित आचार संहिता उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कंडा दिया दंड दिया था, कड़ा दंड। बहुत सारे औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर, ये सोचो भारत में जो जातिवाद या जो विधवाएं हो जाती थी उनके साथ भी होता था, मुंह पर काली पोत कर उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उसे तमाम नागरिक सम्मान और पति परिवार भी छीन लिए गए। अब जो मैं फिर बता रहा हूँ सना, तुम भाई बात सना, वो जो भी हो जिसकी सोच है ना नेरो होती है, नेरो वो चीज़ें एक्सेप्ट, जैसे अरे मैं सुनो एक और बात बताता हूँ तुम्हारा, मैं पहले मैं आर्गूमेंट काटा हूँ, तुम बोलते थे कि मुस्लिम धर्म में कास्टिज्म नहीं होता, अच्छा खासा लेवल पे होता है, बस वही कि तुम्हें नॉलेज नहीं है ना। छुआछूत की बात की थी मैंने, कहा छुआछूत नहीं होती। अरे क्या बात करें, मैं फिर बता रहा हूँ कूप मंडक मत बनिए भाई। मंदिरों में जैसे प्रवेश नहीं करते सर, जैसे हिंदू में होता है ना। हाँ तो भाई मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ जैसे अपने हिटलर को पढ़ रहे हैं कि सेम वैसे सेल ही कर रहे हैं, पर उसकी जो समानता है वो देखने को मिलती है ना। तो वैसे भाई मुस्लिम धर्मान में कास्टिज्म के आधार पर कुछ अलग चीजें है। क्या बात कर रहे तुम, अच्छा खासे लेवल में वो नहीं है उस टाइप से, जैसे बहुत ज्यादा बदलता है। फिर बता रहा हूँ भाई, सिमिलर नहीं होगा पर कुछ और चीज होगा, पर होगा जरूर, और होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्या बात अच्छे का है ना, जैसे जो इंडियन मुस्लिम है तो वो इंडियन के है ना। कौन लोग हैं इंडियन मुस्लिम जो है, तो वो इंडियन से तो है ना, जो यहाँ रहे, जो मुस्लिम लोगों से प्रभावित हुए, जो कन्वर्टेड हुए, तो वो चीजें तो रहेंगी ना। बेसिक चीजें अगर थोड़ी बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन मेन चीज जो जिस चीज पे भारत का जाति फिर मैं बात बता रहा हूँ, बात वही है, तो मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि भाई चीजें कमियां हैं, आप ये चीज क्यों समझते हो कि हमारा धर्म पूर्ण है। ये चीज हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, पर कहने का मतलब है कभी भी एक चीज याद रखना, ये बहुत गलत आदत है आपकी। अगर आप अपने धर्म के खिलाफ सुन नहीं सकते तो आप अपने धर्म में सुधार भी नहीं कर सकते। धर्म में सुधार नहीं कर सकते जिस दिन आपने मान लिया कि धर्म पूर्ण है आपका, तो फिर समझ लो सबसे गड़बड़ी उसी दिन। पानी को जिस दिन आपने सोच लिया कि स्वच्छ पानी है, उसको रख दो स्वच्छ पानी, एक महीने बाद में देखना उसका हालात क्या हो जाता है। तो धर्म भी भाई वैसी चीज़ होती है, उसमें जब तक पुनरुत्थान नहीं होता है, सुधार नहीं होते हैं, जब धर्म कितने से अच्छा हो, समय काल परिस्थिति के अनुसार खराब हो जाता है, ये हकीकत है, हकीकत है। साइंस को आप कभी नहीं बदल सकते, इसे याद रखना है। चलो छोड़िए, आगे बढ़िए। मैं फिर बता रहा हूँ, पर जो व्यक्तिगत आप धर्म से जो जकड़े हुए हो ना, इस बाहर निकल लिए इस कचरे से। धर्म को उतना ही अपनाओ जितना, वही चीज़ हो गई है। धर्म जो है मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। सर लेनिन ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, एक बार नशा लग जाए तो खत्म। कार्ल मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था घिनौना अत्याचार है। हाँ ये याद रखना। वो महिलाओं के साथ होता दिखता है ना, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अच्छा तुम लोग ज्यादा उल्टा धर्म से जुड़ी हुई रहती हो। अरे नहीं सर, वो नहीं बता रही थी मैं, आप उल्टा समझ गए। आपको वही समझाना है जो आप बोलना चाह रहे थे, मेरा पॉइंट तो समझे आप। मैं फिर बता रहा हूँ कि ठीक है बात वही है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं क्या बोला कि अगर मैं कमियां बता रहा हूँ तो वो भी होती है, आप जो बोले वो भी बात सही है। हाँ तो पर आप ये मत सोचे कि हाँ उसमें अच्छा ही है, ये चीज याद रखना। उसमें अच्छा ही नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़िए। चलो न्यूबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने ये भी कहा था। क्या कहा था भाई? औरत किसी समुदाय संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को ख़त्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमें नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को वही जगह दी जो प्रकृति और नीति के अनुसार है। अब देखो यहाँ पे वही भेदभाव हो रहा है जो अपने को हर जगह देखने को मिलता है। प्रचार की कला, नाज़ी शासन ने भाषण और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और जो उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठा। उन्होंने अपने तौर तरीकों का बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले थे। नाज़ी ने अपना अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये भी देखो, सामाजिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से मुक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली करना का आशय था लोगों गे चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है गे चैम्बर क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गे चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे।
शासन के लिए समर्थन हासिल करने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, फिल्में, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक और नारी और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई देती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादी और उदारवादी को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें जो विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू अक्षय जोधी की सूची सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, काफ्तान, चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनी के बीच कोई फर्क करना असंभव था। पर सोचो ये अलग दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुल मिले हुए थे। उनके केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ एक और रुक जाओ, एक और बात बताता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, मेरे क्लास में बैठते हो ना, तो भाई मन दिमाग ओपन करके बैठा करो। पर्सनल अगर आप लगता है बुरा तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये हमेशा अरे मैं आपको बात नहीं कर रहा, बस सुनिए। अरे सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ बात मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ की आप समझिए। देखो, मेरा एक टीचर का उद्देश्य होता है। सर आप मुझे ये बताइए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, सपोज करो, लेकिन जो चीजें मैं जी रही हूँ, जो चीजें आप जिए हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इसको मैं ये बोलूँ कि आप नहीं, आप अपनी नैरो माइंड से दिखा रहे हैं। अरे भाई बात हो रही, मैं क्या, जैसे अभी सुनो, मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ध्यान समझे। अभी तुम्हें बुरा लगेगा पर हकीकत बात है। जैसे जो हिंदू धर्म में या जो मुस्लिम धर्म में कोई भी चीज़ हो, बाहरी, देखो धर्म, पहली बात एक चीज़ याद रख लेना, धर्म एक आंतरिक चीज़ होती है, कभी भी याद रख लेना। धर्म बाहरी चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। परंतु हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे तिलक लगाना, तुलसी की माला पहनना, ठीक है, ये चीज़ें क्या है। वहीं मुस्लिम धर्म में क्या होता है, दाढ़ी बड़ी रखना या टोपी पहनना, ये क्या है, ताकि वो लोग एक दूसरे में घुले मिले नहीं। समझिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, आप ये चीज़ भी होती है। हाँ वही ना, तो कारण क्यों होता है, ये क्यों होता है। अगर सोचो अगर ऐसा नहीं हो तो क्या अपन पहचान पाए कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। और कभी सोचो अगर पहचान नहीं पाए तो सोचो कि झगड़े होंगे, नहीं। परंतु क्यों दिया जाता है, ताकि लोग जो है अपनी पहचान को, अपने को उसको दिखा सके। पर धर्म जो बनता है आत्मा के लिए बनता है, ये याद रखना। इंटरनल जो चीज़ होती है उसके लिए बनता है धर्म, कभी बाहरी चीज़ों के लिए। और यही चीज़ याद रखना, जब धर्म का जो बाहरी रूप जब आता है तब आडंबर शुरू होता है, और ये आडंबर ही है। चलो, उनके चाल ढाल, इसलिए बता रहा हूँ, जो मंदिर मस्जिद इन लोगों चीज़ों लेके झगड़ा होता है, ये बाहरी आडंबर है। कबीर, कभी कबीर को पढ़ना, तुम लोगों को इतनी मिर्ची लगेगी, मैं सही बताता, हिंदू हो मुस्लिम हो, कभी कबीर को पढ़ना, पता लगेगा क्या है। कबीर को पढ़ना, मैं तो कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ, कबीर तो सीधा गाली देता है मुल्लाओं को, सबको गाली देता है वो। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, आप लोग रेशनल बनिए भाई, पढ़ाई लिखाई। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, तो रेशनलिटी को जिंदा रखिए भाई। चलो, उनके चाल डाल की तुलना कुतरने वाले सुंदरी जीवों से किए जाते हैं। नासीवाद ने लोगों को दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनके वाहनों को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नासीवादी ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्या को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। जब वही लगेगा कि धर्म ही सब चीज़ें सोल्यूशन निकाल सकता है तो लोग धर्म की तरफ भागते हैं। यहूदियों पर हमला करके नासी पोस्टर, चित्र नीचे देखिए पंक्तियाँ, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिका अर्थव्यवस्था का यानी बड़े पूंजीवाद का, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों यहूदी विचारों से जन्मे और विश्व यहूदीवाद की महायोजना लागू करें। किसानी खतरे में कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 छपे नासी पर्चे में। सोचो, सबको अभी ऐसे अपनी तरफ कर रहे हैं। बीच के दशक में नासी पार्टी पोस्टर इसमें हिटलर को अग्रिम मौजूद सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। ये पोस्टर दशक किसानों नासी किस तरह आकर्षित कर रहे हैं। अभी देखो, प्रोपेगेंडा भी होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी? अगस्त 1914 क्या हुआ था? पहला युद्ध प्रारंभ हुआ था। 9 नवंबर 1918 क्या होता? जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे, युद्ध समाप्त हुआ। 4 साल चला लगभग। नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। याद रखना, ये देखो 10 साल में पूरा कायाकल्प कर देगा।
1 सितंबर 1939 से जर्मनी को पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, 22 जून 1941 को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है, 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू। दिसंबर, सोचो ये उल्टा, ये चीज़ सोचो कि इस टाइम युद्ध चल रहा है, उल्टा लोगों को सहयोग लेना चाहिए था, उल्टा मार रहा है। अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजी ऑउश्विट्ज़ की मुक्ति कराई गई और 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ। आम जनता और मानवता के खिलाफ विरोध, लग रहा बहुत बड़ा चैप्टर है क्या? चलो हो गया खत्म, नहीं बचा ज़्यादा, ठीक है। सब हिटलर पे इतना तो लिखा जाएगा। क्या हो गया? हिटलर पे इतना तो लिखा ही जाएगा। अरे हिटलर विचारधारा, आप ये हिटलर को व्यक्ति मत समझिए यहाँ पे। नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नासी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए थे। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी आमना सामना हो जाने पर अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने केवल यहूदी के घरों के बाहर निशान लगा दिए, जब बल्कि जिन पड़ोसी बसता था उनके बारे में पुलिस की भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास है नासीवाद ही देश को तरह के रास्ते पर ले जाकर जाएगा, यही व्यवस्था सबको कल्याण करेगी। अरे मैंने खुद व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ भाई। कोई भी चीज़ होती है ना, जो अगर आप उसके आवेश में आते हो तो फिर आप जो होता है ना सही गलत का फ़र्क करना ख़त्म कर देते हो। मैंने जीवन से भाई, अपने बचपन से मैंने चीज़ सीखी है। सोचो कि बचपन से मेरे ये चीज़ कहाँ से आ गई कि ये कास्ट अलग है, ये है, अरे इस कास्ट के आधार पे ये मुझे सामाजिक पैमाना डिसाइड करना चाहिए। व्यक्ति तो स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र से ही करेगा। एक मुझे बताइए, एक व्यक्ति है जो इस समाज को, इंडिया समाज को नहीं जानता है, अगर वो स्वाभाविक बात है सबको, अब देखो उसको जैसे आएगा तो किस आधार पे उसको डिस्टेंस नजर आएगा, पहना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो, ये चीज़ें जो अलग करती है। जब ये अलग करती है तो फिर हर तरीके से अलग करती है। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पूरे इस घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय हाथ फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नियमों ने नाज़ियों को लगातार विरोध किया। उन्हें पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। ये है, अब देखो बेचारा अकेला ही चाहे विरोध कर अपन कर रहा है। गैसेस्पर की दहशतनाक कार्यशैली कुर्कुत्ते पर निशाना साधते इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। और फिर यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। इससे पता लगता है आदमी कितनी पहचान होती है और आखिर में कोई ना कोई पहचान उसको खतरनाक हो जाती है। क्या नाज़ी द्वारा सताए गए लोगों प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि ये मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वह चित्र द नाज़ी द वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एना कॉन से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। एना रीस से कहा 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। ये बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी जब कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी, जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया। कम से कम मुझे तो ये लगता है कि अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। अब देखो उनको फिर भी अच्छा लग रहा है। नाज़ी जर्मनी यहूदी क्या महसूस करते थे, एक बिल्कुल अलग कहानी है। सॉल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपने इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। तो सॉल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। ये अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आँख से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदी जैसी शकल सूरत व चाल ढाल देखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियाँ सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। बहुत सारी यहूदी गे चंबर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते। सोचो कि बस भाई बात आज भी पता है कि वहाँ जाके मेरे साथ यही होगा तो कैसे जीवित रहेगा। वार्सा गेटो निवासियों में दस्तावेज इकट्ठा किए गए, उन्हें दूध के 3 टनों में रख दिए गए। जब ये तय दिखाई देने लगा कि अब कुछ तबाह हो जाए तो उन्होंने 1993 तीनों कनस्तरों को अपने काल कोठरी के तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे थे। सोचो कितनी खतरनाक है। डेनमार्क ने अपने यहूदी चोरी छिपे जर्मन से निकाल लिया। इस काम के इस्तेमाल के लिए नौकाओं में से एक है। इसलिए फिर ये लोग इधर जाके इजराइल में जाके बसे। सोचो कितनी दूर जाके।
महाधनुष होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी है। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तचाप और बर्बर दमन हुआ उसका असली अंदाज़ा तो दुनिया का युद्ध खत्म करने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में एक दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हें दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता है कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। कुछ हुआ, उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज आता है उन्हें बचाए रखने की अदम्य चाह गेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखे जा सकते हैं। उनमें से बहुत ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। सोच लो, ताकि इतिहास कभी उनके बारे में ऐसा नहीं बोल पाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य व चित्रों, शायरी, स्मारकों, संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें उन्होंने शहीद दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए ये भी सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्हें जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी आवाज़ें जो खामोशी से सब कुछ देखते रह गए। अब देखो गांधी जी का क्या मानना था उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो मतलब गांधी जी को समझने के लिए भाई बहुत बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, पहले आप गांधी जी को समझ ही नहीं सकते। गांधी ने हिटलर को लिखा, हिटलर गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत, सोचो 1939 में। प्रिय मित्रों का आग्रह रहा कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध का अस्वीकार करता रहा क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा आपको पत्र लिखना दुष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उस युद्ध को रोक सकते हो जो मानव जाति की बर्बर अवस्था में पहुँचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? कि आप ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके को त्याग कर दिया है, उसमें से आप काफ़ी सफलता मिली है। जो भी हो, मैं जहाँ मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। अब देखो यहाँ से मतलब ये पत्र लिखने का तरीका होता है। देखो यहाँ पे ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। इससे क्या हो रहा है, जैसे मतलब गांधी ने हिटलर को पत्र लिखा, उसको पहले ही माफी मांग ली कि कभी इंडिया के पीछे पड़ जाए। मतलब ये भाई स्मार्टनेस है, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, और इस चीज़ का यूज किया करो जब भी अपना काम किसी से निकलवाना हो या जो भी है। सामने वाले को ना आप 2-3 तारीफ कर दो, फिर अपनी बात रख दो, फिर उसकी तारीफ कर दो, तो सैंडविच बना दो उसका। इसको सैंडविच पॉलिसी भी बोलते हैं। तो आदमी को एहसास होता ही नहीं है और वो काम भी हो जाता है। फिर हिटलर ने गांधी जी को पत्र लिखा, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है। हिटलर को गांधी जी पत्र नहीं, फिर गांधी जी ने लिखा दोबारा 1940 में, वो उसने पढ़ा ही नहीं होगा। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि यदि इसे संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर के सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा, हिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट बचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन का लगभग कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे विनाश शास्त्र की तो नहीं है जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसका एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश नीचे आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपको ही तरीकों से आपको नीचे दिखाएगा। ये बात एकदम सही है। इसलिए गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, आँख के बदले आँख, वो कभी नहीं रुकेगी। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे पूर्व कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव ही नहीं करेंगे, फिर भले ही कृत्य कितनी निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों नहीं किया गया। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे इधर रोक देने की अपील करता हूँ। ये टाइम 1939 और 1940 वाला वो है ना, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सदस्य का छोड़ के चले जाते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस भी जाके मिलता है भाई हिटलर से। हाँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने सोच समझ के लिखा होगा कि मैं वहाँ युद्ध रुकवा दूँ तो उनका वो हो जाएगा। मतलब गांधी वो ब्रॉडर लेवल पे भी सोच रहे थे, उसका मतलब ये भी नहीं था। हाँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप। जर्मनी युद्ध में साथ देता, मतलब अपने, तो जर्मनी की तो विस्तारवादी नीति है, वो भारत से भी अपना सकता था फिर। हाँ, हो सकता था उसमें। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ।
हिटलर क्या हिटलर एक विचारधारा है? जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है? तो पहले आपको बताना कि हिटलर एक विचारधारा कैसे है, एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। ठीक है, समझ में आया? और ये पूरे विश्व के लिए कैसे खतरनाक है? आत्मा अवलोकन कीजिए। नहीं, खतरनाक है इसके पक्ष में, इसके पक्ष में क्या बोलते हैं उसको, तर्क। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, अरे नहीं, रुको, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक मिनट, इसको चेंज करना पड़ेगा। रुको, मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या हिटलर जर्मनी के लिए, नहीं चलो वो क्वेश्चन में लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग बना देता हूँ। दूसरा, क्या हिटलर जर्मनी के लिए मुक्तिदाता था या फिर विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। सर नीचे वाला यही तो क्वेश्चन सही है, ऊपर वाला तो कहीं न कहीं ऊपर वाले के सारे पॉइंट इसमें आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे, मुक्तिदाता तो अलग हो गया ना। मुक्तिदाता मतलब जर्मनी को कैसे फायदा पहुंचाया, मतलब जर्मनी के लिए अच्छा था, यही ना? हाँ। और फिर विश्व युद्ध के लिए उत्तर, या फिर नहीं, क्या मुक्तिदाता था? क्या हिटलर जर्मनी के लिए उत्तरदायी मुक्तिदाता था? क्या विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? या फिर जो भी है, या फिर लिख दो। मतलब आपको इसमें इस तरीके, देखो इस क्वेश्चन में लिखना है कि भाई मुक्तिदाता कैसे था जर्मनी के लिए, और ये विश्व युद्ध के लिए जो सेकंड के लिए कैसे उत्तरदायी था, किस कारण से उत्तरदायी बना। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या हिटलर एक विचारधारा है जो पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है, तो ये आपको प्रेजेंट सेंस में बताना। अरे हाँ, इसको रुको, वर्तमान समय भारत उसकी जो नीति है और हिटलर की जो नीति है उसका वो देख कर लिंक मतलब वर्तमान संदर्भ में आपको देखना है इसको, कि विश्व के लिए कैसे जो विचारधारा होगी, तो विचारधारा तो वर्तमान समय में भी काम करेगी ना, तो ये प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? तो आपको जैसे भाई हिटलर जैसी मानसिकता जैसे होती है, भाई नस्लवाद जो आधारित होती है, तो आपको जैसे अमेरिका में जो गोरे काले की चलती है, भारत में जातिवाद के आधार पर चलती है, और देशों में भी चलती है, वो बताना आप। इसमें वर्तमान के संदर्भ में एनालिसिस करना है कि कैसे विश्व के लिए खतरनाक है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एक बार इसको बैक करिए ना, आधा मिट गया क्वेश्चन ऊपर वाला। क्या हिटलर एक विचारधारा है, ठीक है, जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है? इस पक्ष के इसके पक्ष में तर्क दीजिए वर्तमान संदर्भ के समय में। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना। थोड़ा एनालिटिकल पावर भी आपकी यूज होगी इससे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, आपको यूज करना है ऐसे में, ख़ास तौर से किसी भी टायर जो फिलोसफिकल ऐसे आता है उनमें, क्योंकि भाई ये हिटलर जैसे लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं भाई। बात हिटलर जैसे लोग नहीं, हिटलर जैसी सोच ये मानव सभ्यता के लिए ख़तरनाक है। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे कभी भी लिखो जीवन में, इसका ज़रूर यूज किया करो। और फिलोसफिकल ऐसे में यही खासियत होती है कि वहाँ पे आप लिख सकते हो इन चीज़ों के बारे में। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब इसके कितने 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर और बचे हैं। ट्राई करेंगे कि कल कंप्लीट करें इसको, चाहे टाइम लगे जो भी है, क्योंकि फ्राइडे तक फिर इसका टेस्ट लूँगा मैं इसका पूरा। तो ये चीज़ याद रखना। कितने चैप्टर बचे हैं सर? 2 चैप्टर और बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगी कल करेंगे कंप्लीट, चाहे 2 घंटे लगे जो भी है, हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है। ऐसे भी ये नॉर्मल चैप्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार टेस्ट हो जाए। ये मेंस के अकॉर्डिंग है, ये पूरा NCERT 9th क्लास पीटी के लिए अकॉर्डिंग है ही नहीं, है मेंस के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो कल फिर इसका सैटरडे संडे को आपका इसका भी टेस्ट हो जाएगा 5 क्वेश्चनों का, और उधर CCET का भी टेस्ट हो जाएगा। और CCET में जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए भाई लगा लेना, कल फटाफट मैं करवा दूंगा एक बार। अरे नहीं रहने दो अभी, वो मैं देखता हूँ सोमेश से आज मैं भेजूंगा, फिर वो सीट लगाना, ठीक है, वो रहने दो, वो तो मतलब नहीं, फालतू गलत क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे, ठीक है। तो मैं सोमेश से देखता हूँ, उसे ले लूँगा मैं, ठीक है। फिर उसमें है ना अपन जो सारे जो चैप्टर रीजनिंग वाले, मैथ वाले तो इसी बुक से करेंगे अपन, रीजनिंग वाले जो चैप्टर है उसमें जो सीटें मिली है उससे करेंगे अपन टॉपिक वाइज। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं, फिर ये लिख लेना क्वेश्चन।